अध्याय 1621 महिला गिल्ड नेता ने अर्जुन के आश्चर्य को देखा और कहा, ये कुछ भी नहीं है। ब्लैक रॉक गिल्ड के लोग हमेशा बदमाशों का एक समूह होते हैं। असल में वे सभी गंदे व्यवसाय करते हैं जिनकी आप कल्पना कर सकते हैं। वे राक्षसों सहित सभी ग्रहों से सुंदर महिलाओं को लूटते हैं और उन्हें पवित्र आत्मा के पत्थरों के बदले में पवित्र क्षेत्र में बेच देते हैं। उनका गिल्ड खुद ही गंदगी और गंदगी छिपाने की जगह है। आपने जो मांस का कारोबार देखा है वह अभी भी उनके गिल्ड का सबसे साफ सुथरा हिस्सा है। कुछ मनमोहक वस्त्र पहने महिलाएं पहले ही उसका स्वागत करने आ चुकी थीं। वे अर्जुन का हाथ थामे बिना नहीं रह सकीं। एक बौनी महिला तो अर्जुन के कंधे पर कूद पड़ी और उसके कान में फुसफुसाया, क्या आप एक बौनी महिला को आजमाना चाहते हैं? हालांकि हम छोटे हैं, लेकिन यह वहाँ छोटा और तंग है। अर्जुन की अभिव्यक्ति उदास थी। हालांकि महिला गिल्ड लीडर मजे ले रही थी। वह एक बौनी लड़की की ठुड्डी पकड़कर उसके होंठ चाट रही थी और कह रही थी, आज रात मेरे साथ चलो। इसे संभाल कर रखने से तुम्हें मरने का मन करेगा। अय्यो, बौनी लड़की ने चिढ़ाते हुए कहा, क्या औरतें औरतों के साथ खेल रही हैं? मेहमानों का स्वाद सचमुच अलग है। महिला अध्यक्ष खिलखिलाकर हंसी और बौनी लड़की की स्कर्ट में हाथ डाल दिया। उसने उत्सुकता का नाटक करते हुए कहा, मुझे इसे छूने दो। क्या ये वाकई अलग है? अर्जुन को अचानक लगा कि इस अविश्वसनीय महिला गिल्ड लीडर को लाना वास्तव में एक गलत निर्णय था। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं ली हुआन का बॉस हूँ। ये शब्द कहते ही सभी लड़कियां चुप हो गईं और हंसने लगीं। उनके कंधे पर बैठी बौनी लड़की बोली, रुको। मैं इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, छोटी चिड़िया ने उसे बाहर निकाल दिया और चिल्लाया, तुम मेरी जगह ले लो, कीड़े बदबू फैलाते हैं। बौनी लड़की उठी और अर्जुन की ओर इशारा करते हुए बोली, शाबाश, मेरा इंतजार करो। इसके साथ ही वह गिल्ड में शामिल हो गई। बाद में लोगों का एक बड़ा समूह जो झुंडों में घिरा हुआ था बाहर आया। उसका नेता एक हट्टा कट्टा आदमी था जो 5वें स्तर का मार्शल सेंट राज्य था। उस आदमी ने अपनी थोड़ी उठाई और अर्जुन से कहा, आप जियांग बेई हैं? मैं जियांग बेई हूँ, अर्जुन ने कहा। हटे कट्टे आदमी ने सिर हिलाया और बोला, आपने पानी पहुँचाने के लिए जिस संदेशवाहक का इस्तेमाल किया था वह बुरा नहीं है। हमारे ब्लैक रॉक गिल्ड ने उसे खरीद लिया है। भविष्य में हमारी सेवा करना। अर्जुन ने कहा, पहले मुझे अपने भाइयों से मिल लेने दो। कोई बात नहीं। वह हट्टा कट्टा आदमी आगे बढ़ा और अर्जुन तथा महिला अध्यक्ष को एक तहखाने में ले गया। जाहिर है इस कालकोठरी का इस्तेमाल बहुत समय से नहीं हुआ था। इस पवित्र क्षेत्र में ज्यादा लोग कैद नहीं किए जा सकते थे। ज्यादातर लोग एक भी शब्द से सहमत नहीं थे, सीधे ही उनका कत्ल कर देते। अर्जुन ने जल्द ही ली हुआन और अन्य लोगों को देखा। यहाँ 300 भाइयों को कैद किया गया था। बॉस, जब सभी ने अर्जुन की उदास अभिव्यक्ति देखी तो वे उत्साह से दौड़े और रेलिंग पर झुक गए और जोर से चिल्लाए। अर्जुन ली हुआन को ढूंढता है और पूछता है, क्या हुआ? ली हुआन ने महिला संघ प्रमुख को देखा और उसे बहुत सुकून मिला। उसने फुसफुसाते हुए कहा, हमें लूट लिया गया, हमारे सभी दूतों को लूट लिया गया, यहाँ तक कि हमारे भाइयों को भी पीटा गया और यहाँ बंद कर दिया गया। यदि आप अकेले नहीं होते जो वह नीला तरल बना सकते थे तो भाइयों को बहुत पहले ही पीट पीट कर मार दिया गया होता। अर्जुन 2 कदम पीछे हटा और उसके दाहिने हाथ से सूर्य की रोशनी की एक किरण निकली जिसने ग्रे कालकोठरी को रोशन कर दिया। इस नज़ारे से लग रहा था कि 300 से ज्यादा लोगों को इतनी बुरी तरह पीटा गया था कि उनके शरीर पर चोट के निशान थे। अभी भी दर्जनों लोग कोने में पड़े मर रहे थे और शायद वे कल सुबह का सूरज भी न देख पाएं। इस तरह के दयनीय दृश्य ने अर्जुन को हंसा दिया। अर्जुन मुस्कुराया और ली हुआन के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, यहाँ रुको। ऐसा कहने के बाद वह महिला गिल्ड नेता के साथ कालकोठरी से बाहर चला गया। चलो चलें, हमारे गिल्ड लीडर ने हमें आमंत्रित किया है। बलवान आदमी ने रास्ता दिखाया और अर्जुन और अन्य लोगों को ब्लैक रॉक गिल्ड के हॉल में ले गया। सच में ऐसा कोई गिल्ड नहीं था जो ब्लैक रॉक गिल्ड जैसा काम कर सके। इस गिल्ड हॉल में वाकई बहुत शोर शराबा और हलचल मची हुई थी। वहाँ लोग जुआ खेलने के लिए इकट्ठा हुए थे। बेशक वे सभी पवित्र चिन्हों पर दांव लगा रहे थे, ऐसी चीजें जो कम गुणवत्ता वाले पवित्र आत्मा पत्थरों से बनी थीं और जिनका अनुपात 100 में 1 था।
ऐसे भी लोग थे जो मौके पर ही उस महिला से खुश थे और लगातार चिल्ला रहे थे तथा गालियां दे रहे थे। इस अव्यवस्थित जगह में ब्लैक रॉक गिल्ड के अध्यक्ष अंदर बैठे थे। वह दानव जाति का एक बलवान आदमी था। उसने साधारण कपड़े पहने थे, उसका ऊपरी शरीर नंगा था और निचले शरीर पर सिर्फ एक जोड़ी पतलून थी। यद्यपि वह चीज उजागर नहीं हुई थी, लेकिन उसकी पैंट से निकली हुई उसकी आकृति जंगली गधे से भी बड़ी थी। अर्जुन को याद आया कि महिला अध्यक्ष ने कहा था कि उसका पहले गिल्ड लीडर ब्लैक रॉक के साथ संबंध था, इसलिए उसने आश्चर्य से महिला अध्यक्ष को देखा। महिला अध्यक्ष ने स्पष्टता से अर्जुन के कंधे से टकराते हुए अपने होंठ चाटे। इसे आजमाओ, ये बहुत आनंददायक है। अर्जुन ने उसकी मतली को सहन किया और कहा, मैं आपकी दयालुता की सराहना करता हूँ, लेकिन चलो एक बार कोशिश करते हैं। मुझे पुरुषों में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस समय ब्लैक रॉक गिल्ड के अध्यक्ष ने अर्जुन को देख लिया था, लेकिन वह हिला नहीं। उसने दोनों सुंदरियों को अपने बाएं और दाएं दोनों हाथों में थाम लिया और बस चंचल मुस्कान दी। अर्जुन ने सिर हिलाया। इससे ज्यादा कहने का कोई मतलब नहीं था। वह एक मेज के पास गया और उसे लात मारकर गिरा दिया। हटे कट्टे आदमियों का एक समूह मेज के चारों ओर पास से फेंक रहा था, लेकिन जब अर्जुन ने उन्हें टोका तो वे सभी क्रोधित हो गए। क्या तुम बकवास कर रहे हो? एक मजबूत आदमी ने अर्जुन की ओर इशारा किया और उसे गाली देने ही वाला था। छोटे कीड़े का शरीर चमक उठा और उसने बड़े आदमी का चेहरा पकड़ लिया तथा उसे जमीन पर पटक दिया। पेंग, टूटी हुई हड्डियां और मस्तिष्क द्रव आकाश में उछल पड़े। कोई भी उस छोटे कीड़े की गतिविधियों को स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। दृश्य तुरंत शांत हो गया। अर्जुन ने बड़े आदमी की लाश पर कदम रखा और कहा, आज मैं किसी को मारने जा रहा हूँ। ब्लैक रॉक गिल्ड से असंबंधित 3 सेकंड के भीतर घटनास्थल से चले जाओ, अन्यथा जीवन और मृत्यु का कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। ब्लैक रॉक गिल्ड बिग फायर गिल्ड जैसा ही था। वे अनगिनत छोटे गिल्डों में से एक थे। उनके पास केवल एक ही स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र विशेषज्ञ था, जो ब्लैक रॉक गिल्ड का गिल्ड लीडर था। इसका क्षेत्र स्वर्गीय क्लेश के तीसरे स्तर पर ग्रेट फायर गिल्ड की महिला गिल्ड लीडर के बराबर था। ऐसा क्षेत्र पहले से ही एक अव्यवस्थित छोटे से टूटे हुए संघ को स्थापित करने के लिए पर्याप्त था। स्वर्गीय क्लेश विशेषज्ञों के नेतृत्व में स्वाभाविक रूप से बड़ी संख्या में हताश लोग भी उसके पीछे होंगे। इस समय अर्जुन के कदम ने वहां उपस्थित सभी लोगों को भयभीत कर दिया। हुआ, कैसी हो? ब्लैक रॉक गिल्ड के गिल्ड लीडर ने अर्जुन की तरफ देखे बिना ही महिला गिल्ड लीडर का अभिवादन किया। महिला अध्यक्ष अर्जुन के कंधे पर झुक गईं और उसकी बाह को सहलाते हुए हंसने लगी। लियुहान, आओ और देखो कि क्या मेरा छोटा प्रेमी तुमसे ज्यादा सुंदर है। हे यांग गिल्ड लीडर ने हंसते हुए कहा, तुम कुतिया हो, यह कोई दूसरा आदमी है क्या? आज मैं तुम्हारे छोटे से प्लेबॉय को यहाँ अपने साथ चेहरा दिखाने के लिए लाई हूँ। ब्लैक रॉक, मैं बहुत बोल्ड हूँ। आपको पता होना चाहिए कि मेरे ब्लैक रॉक गिल्ड में आपके ग्रेट फायर गिल्ड की तुलना में बहुत अधिक मार्शल संत हैं। बस मजे के लिए तुम्हें किस बात का डर है? महिला गिल्ड लीडर ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, ज्यादा से ज्यादा हम लड़ेंगे। अगर तुम जीत गए तो भी मैं आधे साल तक तुम्हारी सेवा करूंगी। इस समय अखाड़े के सभी मेहमान पहले ही आंगन में वापस चले गए थे और ब्लैक रॉक मार्शल संतों के एक समूह ने उन्हें घेर लिया था। 100 से अधिक मार्शल संतों और लगभग 500 स्वर्गीय दिव्य क्षेत्र मार्शल कलाकारों ने अर्जुन और अन्य को तब तक घेर लिया जब तक कि वे पूरी तरह से फंस नहीं गए। महिला अध्यक्ष ने अपनी आकर्षक निगाहों से अर्जुन को घूरते हुए कहा, मुझे कैसे लड़ना चाहिए? मुझे बताओ। यदि कोई स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र का मार्शल कलाकार आगे आकर हस्तक्षेप करने का साहस करता है तो उसे मार डालो। अर्जुन ने अपनी कृपाण उठाते हुए कहा, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। भीड़ ने कुछ देर तक अर्जुन और अन्य लोगों पर दबाव बनाए रखा और वे लगभग एक दूसरे के करीब खड़े हो गए। ब्लैक रॉक गिल्ड के अध्यक्ष जोर से हंसे, आपका लहजा छोटा नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि आप कितने सक्षम हैं। आपका नाम जियांग बेई है ना? यह मत सोचो कि ग्रेट फायर गिल्ड के अध्यक्ष पर भरोसा करके तुम एक सुंदर लड़का बन जाओगे जिसे खाने पीने और कपड़ों की कोई चिंता नहीं होगी। मैं तुम्हें बता दूं, ये औरत गोल्डन फीनिक्स फ्लावर तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती।
अर्जुन मुस्कुराया और कहा, 2 रास्ते हैं। 1, घुटने टेको और मेरे भाइयों को बाहर बुलाओ, फिर मैं तुम सबको मार डालूंगा। दूसरा, मैं तुम सबको मार डालूंगा। अपने लिए चुने। अध्याय 1622। एक छाया चमकती हुई आई और ब्लैक रॉक गिल्ड लीडर के कान में फुसफुसाई। ये सुनकर गिल्ड लीडर ब्लैक रॉक हंस पड़ा। उसने अपनी ठुड्डी पकड़कर अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, मुझे लगा था कि तुम बहुत होशियार हो, लेकिन मुझे पता चला कि मैंने तुम्हें ज्यादा ही आंका था। क्या तुम्हें पता है कि मैंने अभी तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया? मुझे लगा था कि अगर तुमने इस बार आने की हिम्मत की तो तुम बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को मेरे पास घात लगाने के लिए लाए होगे। अंत में मेरी खोज से पता चलता है कि तुम दोनों वास्तव में यहाँ आए थे। हा, जाहिर है अभी अभी जो व्यक्ति अचानक आया था वह एक जासूस था। उसने ब्लैक रॉक गिल्ड के आसपास की स्थिति का पहले ही अंदाजा लगा लिया था और उसे ग्रेट फायर गिल्ड का कोई और विशेषज्ञ आसपास घात लगाए नहीं मिला था। ये ब्लैक रॉक गिल्ड लीडर कुछ हद तक कठोर था। क्या तुमने मुझे 2 विकल्प नहीं दिए थे? ठीक है, मैं भी तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ। ब्लैक रॉक गिल्ड लीडर जोर से हंसा। या तो घुटने टेक कर दया की भीख मांगो, या फिर मुझे नीले पानी का फॉर्मूला बताओ और मैं तुम्हें मार डालूंगा। या तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, तुम्हें अच्छी तरह से प्रताड़ित करूंगा, तुम्हें ब्लू वाटर का फॉर्मूला बताने के लिए मजबूर करूंगा और फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। आओ छोटे कमीने, एक चुनकर देखो। भीड़ जोर से हंसने लगी। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और कहा, करो। जैसे ही अर्जुन ने बोलना समाप्त किया, ब्लैक रॉक गिल्ड लीडर ने भी अपना हाथ उठाया और इशारा किया, हमला करो। एक जीवित व्यक्ति को जीवित छोड़ दो। एक के बाद एक 2 आवाजें गूंजी और दोनों पक्षों ने तुरंत हमला कर दिया। ब्लैक रॉक गिल्ड का नेता सबसे पहले उछलकर ऊपर आया। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और एक गोलाकार एस्ट्रल क्यू शील्ड को संघनित कर दिया, जिसने पूरे ब्लैक रॉक गिल्ड को ढक लिया। अंदर के हमले बाहर नहीं आ सकते थे और बाहर के लोग अब अंदर नहीं आ सकते थे। इनमें से किसी को भी जाने मत देना। ब्लैक रॉक गिल्ड लीडर हंसा। 100 से अधिक मार्शल संतों ने तुरंत घेरा खोल दिया और अर्जुन और अन्य लोगों को खुली जगह दे दी। उसी समय 1 दर्जन से अधिक मार्शल सेंट 5th लेयर विशेषज्ञों ने एक साथ भयंकर तलवार की रोशनी के साथ अर्जुन की ओर वार किया। क्लैंग 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 क्लैंग। जमीन पर एक काली परछाई चमक उठी। एक लंबा काला लबादा पहने छोटा सा कीड़ा अचानक अर्जुन के सामने प्रकट हुआ। उसने अपना बायां हाथ उठाया और तलवार की सारी रोशनी को अपने हाथ से रोक लिया। तलवार की रोशनी छोटे कीड़े के शरीर पर पड़ी, जिससे भारी धातु की टक्कर जैसी ध्वनि उत्पन्न हुई। इस दृश्य ने सभी को स्तब्ध कर दिया। एक अकेले व्यक्ति ने अपने नंगे हाथों से 1 दर्जन मार्शल सेंट 5th लेयर विशेषज्ञों की सभी तलवारों की रोशनी को अवरुद्ध कर दिया। हालांकि अगले दृश्य को अब विस्मयकारी नहीं कहा जा सकता था, बल्कि वह अकल्पनीय था। तलवार की रोशनी को चीरने वाले दर्जन भर मार्शल संत विशेषज्ञों ने एक के बाद एक बेतहाशा खून उगला। बिना किसी हमले के वे एक साथ पीछे की ओर उड़े, हॉल के खंभों से टकराए, एस्ट्रल क्यूई के अवरोध को तोड़ते हुए और वापस उछलकर वापस आ गए। क्या? ब्लैक रॉक गिल्ड लीडर अचानक खड़ा हो गया और अविश्वास से इस दृश्य को देखने लगा। यहाँ तक कि महिला गिल्ड लीडर की आंखें भी आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। क्षति प्रतिक्षेप। ये सिल्वर ब्लड स्तर या उससे ऊपर के क्रूर जानवर की अद्वितीय क्षमता थी। जब वह लिटिल मिस्ट्री दायरे में था तो अर्जुन को इतना स्पष्ट डैमेज रिबाउंड देखने का ज्यादा मौका नहीं मिला था, क्योंकि लिटिल मिस्ट्री दायरे के सभी मार्शल आर्टिस्ट प्रतिभाशाली लोग थे। जब उन्होंने सिल्वर ब्लड और गोल्डन ब्लड जैसे दुष्ट जानवरों पर हमला किया तो डैमेज रिबाउंड बहुत कमजोर था। अर्जुन ने ड्रैगन वैली में रहते हुए इसके बारे में पहले ही सुन लिया था। हालांकि ब्लैक रॉक के सामने कोई भी अद्भुत प्रतिभा वाला मार्शल आर्टिस्ट नहीं था। गोल्डन ब्लड विशियस बीस्ट पर वार करने के बाद उन्होंने जो नुकसान पहुंचाया था वह वापस लौट आया। ये साफ था। क्या बकवास है। फिर से हमला। ब्लैक रॉक गिल्ड लीडर दहाड़ा। 1 दर्जन और मार्शल संत बाहर कूद पड़े। इस बार वे सभी मार्शल संत छठी परत के विशेषज्ञ थे। उन्होंने अपनी डिपर क्यूई को संघनित किया। इस बार वे अकेले नहीं लड़े, बल्कि उन्होंने अपनी डिपर क्यूई को संघनित करके एक अति सघन डिपर क्यूई तलवार बनाई जो 50 मीटर ऊंची थी। डिपर तलवार की एक लहर के साथ हवा भी सिसकने लगी।
हालांकि जब उसने देखा कि छोटे कीड़े का शरीर थोड़ा झुका हुआ था तो उसने तुरंत एक कर्कश ध्वनि के साथ अपने शरीर को फैलाया और अपनी मुट्ठी को विशाल डिपक्यू तलवार पर मार दिया, जिसे काट दिया गया था। मुट्ठी तलवार की धार पर लगी। यह एक मूर्खतापूर्ण कार्य प्रतीत होता था। डिप तलवार की तीखी धार का विरोध करने के लिए अपने खून और मांस का इस्तेमाल करना पूरी तरह से मौत को दावत देने के समान था। लेकिन चमत्कार फिर हुआ। उस छोटे से कीड़े ने वास्तव में एक ही मुक्के से डिप तलवार को चकनाचूर कर दिया। उसी समय मार्शल सेंट सिक्स्थ लेयर के 1 दर्जन से ज्यादा विशेषज्ञ एक साथ घायल और फिर से उछल पड़े। उन्होंने बेतहाशा खून की उल्टियां की और उनकी छाती फट गई। उसके आंतरिक अंग, टूटी हड्डियां, मांस और खून कुएं की तरह फट गए। पिछली बार से भी ज्यादा तेज अर्जुन का दिल धड़क उठा। ड्रैगन वैली के लोग झूठ नहीं बोल रहे थे। इंसान जितना ज्यादा ताकतवर होगा, सिल्वर ब्लड लेवल या उससे ज्यादा खतरनाक जानवर से टकराने पर डैमेज रिबाउंड उतना ही ज्यादा होगा। मार्शल सेंट के हमलों के पहले दौर से हुई क्षति के कारण उन्हें केवल गंभीर चोटें आईं और वे उड़ गए। हालांकि दूसरे दौर में मार्शल सेंट के सभी छठे स्तर के मार्शल कलाकार वास्तव में मारे गए। बहुत चौंकाने वाला, अर्जुन ने आखिरकार ये दृश्य अपनी आंखों से देखा। उसे ये भी समझ आ गया कि साधारण मार्शल कलाकार उस छोटे से गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत क्यों नहीं करते। हालांकि इसी तरह मार्शल सेंट सिक्स्थ लेयर के मार्शल आर्टिस्टों को भी भारी नुकसान हुआ था, लेकिन उनकी आक्रमण शक्ति वाकई जबरदस्त थी। जब उस छोटे कीड़े ने डिपक्यूई तलवार को चकनाचूर कर दिया तो उसकी बाहें थोड़ी कांपने लगीं। आखिरकार वह मार्शल सेंट दायरे के दूसरे स्तर पर ही थी। इस बार उसका सीधा मुकाबला मार्शल सेंट दायरे के छठे स्तर के 1 दर्जन मार्शल कलाकारों की डिप तलवार से था। इन लोगों का क्षेत्र पहले ही बाई हुआनी से आगे निकल चुका था। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। छोटा सा कीड़ा सिर्फ कांपता रहा और उसे कोई चोट भी नहीं आई। कठपुतली, हेई यांग गिल्ड लीडर ने आंखें सिकुड़ते हुए और दांत पीसते हुए कहा, क्या बात है, ये तो मार्शल सेंट स्तर की कठपुतली है। उसने अर्जुन की नाक की ओर इशारा किया और चिल्लाया, मुझे पता होना चाहिए था कि आप वास्तव में एक गहन दांव साधक थे। कोई आश्चर्य नहीं कि आप नीले पानी की बूंद जैसा अजीब खजाना बनाने में सक्षम थे। नीला पानी दुर्लभ नहीं था, लेकिन नीले पानी से भरा पानी का थैला हाथ में रखना एक वास्तविक खजाना था। ब्लैक रॉक गिल्ड के मार्शल संतों का समूह कुछ कदम पीछे हट गया। उनके चेहरे सदमे से भर गए। दिव्य मार्शल गिल्ड के सदस्य तो और भी दूर भाग गए, उनके पास जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। गिल्ड लीडर, ये कैसी कठपुतली है? कठपुतली को पहुंचाई गई चोट का असर हम पर क्यों पड़ेगा? एक गिल्ड सदस्य ने घबराहट में पूछा। कोई भी उस छोटे कीड़े की असली पहचान नहीं पहचान सका। जिन लोगों ने उस सुनहरे खून वाले क्रूर जानवर को सचमुच देखा था, वे दुर्लभ थे। अगर वहां कोई ऐसा भी होता जिसने उस सुनहरे खून वाले क्रूर जानवर को देखा होता, तो भी वह उसे पहचान नहीं पाता, क्योंकि वह छोटी सी कीड़ा अब जिंदा नहीं थी। वह मरणासन अवस्था में थी। ब्लैक रॉक गिल्ड लीडर जवाब देने में असमर्थ था, इसलिए वह केवल इतना कह सका, डरो मत, ये सब एक कुटिल राक्षस दुष्ट मार्ग है। यद्यपि गहन मार्ग की तकनीक शक्तिशाली है, जब तक ये काफी मजबूत है, इसे बलपूर्वक तोड़ा जा सकता है। 20 लोग, 30 लोग, मार्शल कौशल। तुरंत ही मार्शल संत छठी परत के 20 शिष्यों ने अर्जुन और अन्य को घेर लिया तथा समय खरीदने के लिए उनका रास्ता रोक दिया। अन्य 30 मार्शल सेंट सिक्स्थ लेयर विशेषज्ञों ने एक के बाद एक अपने मार्शल कौशल को संघनित करना शुरू कर दिया और हमला करने के लिए अपने मार्शल कौशल का उपयोग करने की तैयारी करने लगे। वास्तव में अर्जुन को नियंत्रित करने के लिए नियुक्त 20 लोग अनावश्यक थे। यद्यपि मार्शल कौशल को जारी करने में समय लगता है, लेकिन अर्जुन का इरादा उन्हें बाधित करने का नहीं था। अर्जुन ने बस उसके कंधे पकड़े और मंद मंद मुस्कुराया। वह बस उन लोगों के अपने युद्ध कौशल दिखाने का इंतजार कर रहा था और चाहता था कि वे पूरी तरह से हार मान लें। अध्याय 1623। वे 20 लोग पहले से ही तैयार थे। जब तक अर्जुन उन 30 लोगों के युद्ध कौशल संघनन को भंग करने का इरादा रखता, वह तुरंत अपनी चाल चल देता।
हालांकि उसे पता चला कि अर्जुन के मन में ऐसा कोई विचार नहीं था। 20 लोग एक दूसरे को देखने लगे। वे बस वहीं अकड़कर खड़े रह गए, खुद को मूर्ख महसूस कर रहे थे। उन्नत गहन ग्रेड लहर तलवार, एक मार्शल कलाकार पूरी ताकत से चिल्लाया। उसकी एस्ट्रल क्यूई बढ़ गई और एस्ट्रल क्यूई की एक विशाल मात्रा ज्वार की तरह आकाश में बह गई, जिससे आकाश में पानी की नसों के साथ एक विशाल एस्ट्रल क्यूई तलवार बन गई। यह अब शुद्ध डिप तलवार नहीं थी, यह एक युद्ध कौशल था और इस विशाल तलवार का जहरीला प्रभाव बहुत तेज था। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। किसी के लिए एक ही समय में किसी मार्शल आर्ट का नाम पुकारना दुर्लभ था। वह मार्शल आर्ट कलाकार स्पष्ट रूप से डरपोक था और अर्जुन को डराने के लिए अपने उच्च श्रेणी मार्शल आर्ट का उपयोग करना चाहता था। मध्यवर्ती गहन ग्रेड युद्ध कुल्हाड़ी, शुरुआती गहरा चरण हाइटुंटियन, मध्यवर्ती गहन ग्रेड ड्रैगन पानी को अवशोषित करता है। 30 लोग अपने युद्ध कौशल के नाम और स्तर पर चिल्ला रहे थे, जिसके कारण ये तीव्र लड़ाई कुछ हद तक अनुचित हो गई। हालांकि उनके कार्य हास्यास्पद थे, लेकिन उनकी लड़ाकू शक्ति वास्तविक थी। 30 अलग अलग युद्ध कौशल अर्जुन की ओर चकाचौंध भरे तरीके से बरस रहे थे, जिससे पूरा आकाश प्रकाशित हो रहा था। वे मार्शल संत क्षेत्र के 6ठे स्तर के विशेषज्ञ थे और उन्होंने पहले ही स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र की ओर बढ़ना शुरू कर दिया था। छोटे बदमाश अर्जुन, यह कोई छोटा मोटा रहस्य नहीं है। अगर यह छोटा कीड़ा घायल हो गया तो शायद जल्दी ठीक न हो पाए। बड़े सांप ने कहा। ये मार्शल कलाकार स्वर्गीय शब्द पीढ़ी के विशेषज्ञों से कहीं कमतर थे। भले ही वे मार्शल संत क्षेत्र के 6ठे स्तर पर हों, वे मार्शल संत क्षेत्र के 5वें स्तर बाईहुआनी और अन्य को निश्चित रूप से नहीं हरा पाएंगे। अर्जुन पूरी तरह से सक्षम था कि वह छोटे कीड़े को एक ही पल में सभी मार्शल कौशल को चकमा दे सके और सभी मार्शल कलाकारों को मार सके। हालांकि उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। वह ब्लैक रॉक गिल्ड के आत्मविश्वास को पूरी तरह से कुचल देना चाहता था और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका आमने सामने का टकराव ही था। ताकतवर, अर्जुन ने कहा। छोटा कीड़ा आधा कदम पीछे हटा और बड़ी मेहनत से चलने लगा। जब 30 मार्शल कौशल गिर गए तो उन सभी का अलग अलग आक्रामक प्रभाव पड़ा। वह हृष्ट पुष्ट आकृति कांप उठी और एक धीमी गर्जना की। वह नीचे झुका और प्रणाम किया, फिर जोरदार धमाके के साथ आकाश में उड़ गया, दुश्मन का सामना करते हुए। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट, डाली पर 30 मार्शल कौशल विस्फोट। एक भयानक तूफान और आग की लपटों ने तुरंत ही पूरे ब्लैक रॉक गिल्ड को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे गिल्ड की सभी इमारतें बांस के टुकड़ों की तरह नष्ट हो गईं। 29 युद्ध कलाकारों को भी अवर्णनीय क्षति हुई थी। उन्होंने महाशक्ति को छूने के लिए अपने भौतिक शरीर का उपयोग नहीं किया था, लेकिन उनके युद्ध कौशल ने महाशक्ति को छू लिया था। परिणाम स्वरूप वे सबकी नजरों के सामने थे। 30 योद्धा आकाश में उड़ गए। आग की लपटों के 30 गोले आतिशबाजी की तरह फूट पड़े, जिनमें मांस और रक्त भी मिला हुआ था, जिससे आतिशबाजी चमकदार लाल और चमकदार हो गई। विस्फोट के केंद्र में ठंडी हवा में एक छाया स्थिर खड़ी थी। लीदा की 7 मीटर लंबी आकृति ने सभी को चौंका दिया। अरे, ये तो नामुमकिन है। हे यान गिल्ड लीडर की आंखें चौड़ी हो गईं और वह कुछ कदम पीछे हट गया। ये समझ से परे था। इस दृश्य ने गिल्ड लीडर ब्लैक रॉक की समझ को पूरी तरह से उलट दिया। वह भयभीत था, उस क्षेत्र से भयभीत जिसे वह नहीं समझता था। क्या आपका काम हो गया? अर्जुन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और कहा, तो अब मेरी बारी है। पापा, अर्जुन ने अपनी उंगली को एक झटके से हिलाया, फिर अपनी उंगली आगे बढ़ाते हुए कहा, एक भी नहीं बचा है। छोटे कीड़े ने उसी समय बलपूर्वक अपना शरीर झुका लिया। इसके तुरंत बाद 2 धमाके हुए, मानो कोई लंबा धनुष अचानक ढीला पड़ गया हो। आवाज साफ और कर्कश थी, मानो मार्शल आर्ट के कलाकारों के दिलों की आखिरी रक्षा पंक्ति हो। वह पूरी तरह टूट चुकी थी। छोटा कीड़ा और महान शक्ति, 2 छायाएं सीटी बजाती हुई चली गईं। उनका युद्ध कौशल पूरी तरह से प्रस्फुटित हो गया और उनके शरीर पर सुनहरे पैटर्न तीव्रता से चमक उठे। उस समय सभी ने घटनास्थल पर केवल 2 सुनहरी बिजली की चमकती हुई देखी। अगले ही पल लिटिल बग और ग्रेट स्ट्रेंथ एक ही समय में अर्जुन के पास प्रकट हुए, चुपचाप अपने हाथ नीचे करके खड़े हो गए।
आधा सेकंड, इसमें सिर्फ आधा सेकंड लगा। वहां बहुत सन्नाटा था, किसी को पता नहीं था कि क्या हुआ था और केवल गिल्ड लीडर ब्लैकरॉक और ग्रेट फायर गिल्ड की महिला गिल्ड लीडर ही स्थिति को स्पष्ट रूप से देख पा रही थीं। हालांकि उसने व्यक्तिगत रूप से इन दो लोगों के अत्यंत तीव्र हमलों को देखा था और वह इतना हैरान था कि वह अपना मुंह खोलने में असमर्थ था। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपनी आभा बाहर निकाली। हवा ने उड़ा दिया। 100 से ज्यादा मार्शल संत थे और उनके शरीर पर अनगिनत दरारें पड़ गईं। जैसे ही जोर का झटका लगा, 100 से ज्यादा मार्शल संत 100 से ज्यादा हिस्सों में बढ़ गए और कुछ तो 70 से 80 हिस्सों में बढ़ गए। पापा पापा, जमीन मांस के गिरने की आवाज से भर गई। मात्र आधे सेकंड में 100 से अधिक शक्तिशाली मार्शल संतों में से एक भी जीवित नहीं बचा था। इस गिल्ड लीडर ब्लैकरॉक और गिल्ड लीडर बिग फायर ने एक ही समय में ठंडी हवा में सांस ली। ब्लैकरॉक गिल्ड लीडर के चेहरे के भाव बदल गए। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि इस बार उसने कठोर लोहे की प्लेट का जिक्र किया था। आपने गलत व्यक्ति को उकसाया है। हॉल के खंडहरों के भीतर एक भी व्यक्ति स्वर्गीय क्लेश से बच नहीं पाया। आहा! ब्लैक रॉक गिल्ड लीडर अंततः गिर पड़ा और चिल्लाया, मैंने बड़ी मेहनत से ब्लैक रॉक गिल्ड का निर्माण किया है। जिस मार्शल संत विशेषज्ञ को मैंने बड़ी मेहनत से विकसित किया था, उसे आपने ऐसे ही नष्ट कर दिया। जियांग बेई, मुझे तुम्हारी जान चाहिए। वह पागल हो गया और हताश होकर अर्जुन पर झपटा। तीसरे स्तर का स्वर्गीय क्लेश एस्ट्रल क्यू कुछ ऐसा नहीं था जिसे मार्शल सेज समझ सके। रास्ते से हट जाओ। महिला गिल्ड लीडर ने अर्जुन को धक्का देकर दूर धकेल दिया। वह उसके सामने आ गई और ब्लैक रॉक के गिल्ड लीडर से भिड़ गई। धमाका! जब दो स्वर्गीय क्लेश तृतीय चरण के विशेषज्ञों के बीच टकराव हुआ तो जो विनाशकारी शक्ति उत्पन्न हुई वह अकल्पनीय थी। शट! महिला गिल्ड लीडर की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि उसने जल्दी से अर्जुन और अन्य लोगों की ओर देखा। भले ही वह अर्जुन, लिटिल बग और ग्रेट स्ट्रेंथ ही क्यों न हो, इस तरह का जीवन रूप जो अपने चरम पर पहुंच गया है, वह इस तरह के विस्फोट से बच नहीं पाएगा। अर्जुन का शरीर चमक उठा, जिससे उसके पीछे लिटिल बग और ग्रेट स्ट्रेंथ दोनों रुक गए। उसने खुद एक अंडाकार विनाशकारी ढाल बुलाई, जिससे वह और ग्रेट स्ट्रेंथ दोनों पीछे आ गए। भयानक स्वर्गीय क्लेश युद्ध लहर ने तुरंत अर्जुन के समूह को घेर लिया, लेकिन उनमें से एक हिस्से को विनाशशील द्वारा पूरी तरह से रोक दिया गया। हालांकि गिल्ड लीडर ब्लैकरॉक द्वारा जारी की गई डिपक्यूई ढाल नष्ट हो गई। स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र विशेषज्ञ की लड़ाई के बाद गिल्ड के खंडहरों के बाहर भयंकर रूप से सनसनी फैल गई। अर्जुन का शरीर प्रकाश की गति से टिमटिमाता हुआ एक निश्चित दिशा में पहुंच गया। फिर उसने विनाशक कवच को फिर से बुलाया। संयोग से ये दिशा कालकोठरी से एक तिरछी रेखा में थी। युद्ध के बाद का मलबा इसी रास्ते से होकर गुजरा था। अगर अवरोधन विफल हो जाता तो ली हुआन और बाकी लोग कालकोठरी में ही उड़ जाते। अर्जुन का दूसरा अवरोधन सफल रहा। ली हुआन और अन्य लोग बच गए, लेकिन ब्लैक रॉक गिल्ड का आसपास का क्षेत्र आग के समुद्र में बदल गया। बड़ी बड़ी इमारतें जमीन से ऊपर उठ गईं और भयंकर हवाओं के कारण जमीन से 3 फुट ऊपर उड़कर टुकड़े टुकड़े हो गईं। सड़क पर पैदल चलने वालों की घनी भीड़ अभी भी मजाक कर रही थी, लेकिन इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या हो रहा है, वे आने वाली तेज हवाओं से टुकड़े टुकड़े हो गए। इसके अलावा उस तार के हमले के परिणाम लगातार फैलते और विस्तारित होते रहे। अध्याय 1624। जब स्वर्गीय आपदा क्षेत्र के विशेषज्ञ लड़ते थे तो झटके निश्चित रूप से आपदा का कारण बनते थे। आमतौर पर मून सिटी जैसी छोटी जगह में लिटिल ब्रेक गिल्ड के स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के विशेषज्ञ हर कुछ 100 सालों में एक बार नहीं लड़ते होंगे। वे सभी मौत से डरते थे, लेकिन इस बार उन दोनों के बीच लड़ाई के परिणाम वास्तव में अपरिहार्य थे। सौभाग्य से मून सिटी के मार्शल आर्ट के साधकों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। जो मार्शल आर्ट के साधक दूर थे, वे एस्ट्रल क्यूई के भयानक उतार चढ़ाव को महसूस कर सकते थे। जैसे ही वे उनके पास पहुंचे, वे सभी जमीन से ऊपर उठे और प्रकाश की किरणों में बदल गए जो दूर तक फैल गईं। डिपक्यू के आश्चर्यजनक झटकों से हवा का एक विशाल गोला बना जो ध्वनि की गति से सभी दिशाओं में फैल गया। वायु द्रव्यमान द्वारा निली गई किसी भी वस्तु को पूरी तरह से संरक्षित और नष्ट नहीं किया जा सका। जब महिला अध्यक्ष ने देखा कि अर्जुन और उसके समूह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, तो उसने राहत की सांस ली।
साथ ही उसे अविश्वास भी हुआ, ये लोग कैसे बच गए। अर्जुन के पास कितनी तरकीबें थीं। गिल्ड लीडर ब्लैक रॉक और भी ज्यादा चिढ़ गया। उसने महिला गिल्ड लीडर को नजरअंदाज किया और अर्जुन फेई की ओर दौड़ा। ये व्यक्ति पास ही स्थित आकाश से अर्जुन की ओर तेजी से दौड़ा। उसके पीछे संघनित दीपक क्यूई की एक बड़ी मात्रा तुरंत फट गई। दीपक क्यूई के विस्फोट के साथ उसे एक पल में एक उच्च विस्फोट की प्रेरणा से अर्जुन की ओर धकेल दिया गया। उसके पीछे विपरीत दिशा में विस्फोटित हुई सूक्ष्म ऊर्जा एक पंखे के आकार में आकाश की ओर उड़ गई। पंखे के आकार के विस्फोट क्षेत्र ने रात के आकाश के सभी काले बादलों को धो डाला। महिला गिल्ड लीडर की ताकत ब्लैक रॉक गिल्ड लीडर से थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। उसने ब्लैक रॉक गिल्ड लीडर का तेजी से पीछा किया, लेकिन उसकी शुरुआत ब्लैक रॉक गिल्ड लीडर से आधा बीट धीमी रही। ऐसा लग रहा था कि अब वह ब्लैक रॉक गिल्ड लीडर को पछाड़ नहीं पाएगी। ये टूट गया है, जल्दी करो और बच निकलो, महिला अध्यक्ष चिल्लाए। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि अर्जुन सचमुच बच निकल सकती है, लेकिन उसके पास और कुछ करने को भी नहीं था। तुम मौत को दावत दे रहे हो। अर्जुन ने अपनी उंगलियां एक साथ खींची, एक चांदी की सुई को घुमाया और लापरवाही से चांदी की सुई को बाहर निकाल दिया। ब्लैक रॉक गिल्ड लीडर के माध्यम से एक चांदी का धागा चमक उठा। चांदी का धागा गिल्ड लीडर ब्लैक रॉक की भौहों के बीच घुस गया और उसकी कमर से बाहर निकल गया और बिना किसी निशान के उड़ गया। इस बीच गिल्ड लीडर ब्लैक रॉक का शरीर अकड़ गया। वह आधी दौड़ में ही मर चुका था और उसकी लाश अभी भी तेज गति से दौड़ रही थी। अर्जुन ने विनाश शील्ड को बुलाया। पेंग, लाश विनाशक ढाल से टकरा गई। चूंकि लाश पहले ही मर चुकी थी, इसलिए अब उसमें दीपक क्यूई से अपने शरीर की रक्षा करने की क्षमता नहीं थी। उसके पास बस गिल्ड लीडर ब्लैक रॉक के शरीर की शारीरिक शक्ति थी। हालांकि मृत्यु के बाद भी यह शक्ति अधिक नहीं बची थी और यह विनाश शील्ड के खिलाफ मुकाबला करने में असमर्थ थी। महिला गिल्ड लीडर की स्तब्ध निगाहों के सामने गिल्ड लीडर ब्लैक रॉक काली ढाल से टकराया और अनगिनत छोटे छोटे तत्वों के कणों में बिखर गया, जिससे सब कुछ नष्ट हो गया। ये दृश्य बहुत चौंकाने वाला लग रहा था। तुमने ये कैसे किया? महिला अध्यक्ष ने अर्जुन को आश्चर्य से देखा। उसकी आंखें भय से भरी हुई थीं। एक तीसरे स्तर के स्वर्गीय क्लेश विशेषज्ञ एक प्रथम स्तर के मार्शल कलाकार से डरते थे। अर्जुन ने अपना हाथ हिलाया और उड़ती हुई चांदी की सुई वापस आकर उसकी हथेली पर आ गिरी। चांदी की सुइयों को देखकर अर्जुन ने आह भरी और खुद से सोचा, वास्तव में यह अपंग है। संप्रदाय मास्टर जिशी द्वारा व्यक्तिगत रूप से परिष्कृत की गई चांदी की सुई ने अंततः स्वर्गीय क्लेश तृतीय चरण विशेषज्ञ को आसानी से मारने के बाद एस्ट्रल क्यूई के अंतिम निशान का उपयोग किया था। सुई की सामग्री अपने आप में कोई कीमती खजाना नहीं थी, कम से कम अर्जुन के लिए तो यह इतनी भी नहीं थी कि उसे गंभीरता से लिया जाए। वास्तव में जो चीज अद्भुत थी वह थी चांदी की सुई में निहित वांग चोंगफेंग की दीपक क्यूई की शक्ति। मैं इसे आपके लिए एक स्मृति चिन्ह के रूप में छोड़ दूंगा। अर्जुन ने लापरवाही से चांदी की सुई महिला अध्यक्ष की ओर फेंक दी। महिला गिल्ड लीडर ने चांदी की सुई ली और देखा कि यह वास्तव में एक शुरुआती दाव हथियार था। वह चौंक गई। ये एक दाव हथियार? आपने इसे मुझे यूं ही दे दिया? अर्जुन ने कहा, मुझे उस घटिया चीज की परवाह नहीं है। अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि इस सुई में अब कोई एस्ट्रल क्यूई नहीं है, फिर भी यह वास्तव में एक दाव हथियार है। आप हर दिन अपनी थोड़ी सी एस्ट्रल क्यूई जमा कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी जमा कर लेते हैं तो भविष्य में इसे मारक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। भले ही आप मुझे मेरी मदद के लिए इनाम दें। इस चांदी की सुई के गुण बहुत अच्छे थे, लेकिन ये ताई दिव्य कला से कुछ मिलती जुलती थी। इसके अलावा ये ताई दिव्य कला से कहीं कमतर थी। अर्जुन को वास्तव में इस तरह की बात पसंद नहीं थी। महिला गिल्ड लीडर को यह नहीं पता था कि अर्जुन का सामना करने के लिए उसे किस तरह की मनोदशा का उपयोग करना चाहिए। आज रात जो कुछ भी हुआ वह इतना विध्वंसकारी था कि उसे लगा जैसे वह सपना देख रही हो।
मूल रूप से उसने सोचा था कि वह गिल्ड लीडर ब्लैक रॉक को नियंत्रित करने में अर्जुन की मदद करने के लिए यहाँ आएगा, लेकिन किसने सोचा होगा कि अर्जुन एक ही चाल में गिल्ड लीडर ब्लैक रॉक को गोली मार देगा। जाओ और ली हुआन और अन्य को रिहा करो, अर्जुन ने कहा। कीड़े की आकृति चमकी और गायब हो गई। महिला अध्यक्ष ने मुंह में लार भरकर निगलते हुए कहा, आपकी वह काली ढाल किस प्रकार का खजाना है? क्या ये कोई मध्यवर्ती दाव सैनिक हो सकता है? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर महिला गिल्ड लीडर ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। वह बहुत कुछ जानती थी, इसलिए शायद यह अच्छी बात न हो। बाद में ली हुआन और अन्य सभी को पीले चेहरे वाले छोटे कीड़े ने बाहर खींच लिया। वे पहले से ही स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र की आभा में उतार चढ़ाव को महसूस कर सकते थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि वे अभी भी जीवित क्यों थे। नहीं, ली हुआन ने खंडहरों को घूरते हुए कहा, ब्लैक रॉक गिल्ड बर्बाद हो गया है। अर्जुन ने सिर हिलाया। ली हुआन ने जल्दी से महिला अध्यक्ष की ओर देखा और कृतज्ञतापूर्वक कहा, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। महिला अध्यक्ष थोड़ा शर्मा गईं और उन्हें अजीब सी शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने अर्जुन की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर आप मुझे धन्यवाद देना चाहते हैं तो अपने बॉस को धन्यवाद दें। उन्होंने ही किया है, मैं तो बस एक दर्शक हूँ। 300 लोगों ने एक साथ अर्जुन की ओर देखा। उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। अर्जुन ने हाथ हिलाकर कहा, वहां खड़े रहना बंद करो और घर जाओ। जाने से पहले अर्जुन ने महिला अध्यक्ष से एक बैनर मांगा। रात्रि के आकाश में झंडा आकाश को चीरता हुआ ब्लैक रॉक गिल्ड के खंडहरों में जा घुसा। रात की हवा में बैनर हवा में लहरा रहा था। यह अर्जुन द्वारा मून सिटी में सभी को ये घोषित करने के बराबर है कि हमने इस ब्लैक रॉक गिल्ड को नष्ट कर दिया है और ऐसा करने का साहस किया है। महिला गिल्ड लीडर को समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। आपकी हरकतें बहुत दिखावटी हैं, अर्जुन ने कहा। दिखावा? मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं तो बस एक तथ्य को निष्पक्ष रूप से बता रहा हूँ। अगले दिन विस्फोट की खबर पूरे मून सिटी में फैल गई। ग्रेट फायर गिल्ड के गोल्डन फीनिक्स फूल ने ब्लैक रॉक गिल्ड को नष्ट कर दिया था। पिछली रात के भयानक स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के झटकों को मून सिटी के सभी योद्धाओं ने भी महसूस किया था और उनके दिलों में अभी भी डर बना हुआ था। मून सिटी में 70 वर्षों में ये पहली बार था कि किसी स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के मार्शल कलाकार ने मृत्यु तक लड़ाई लड़ी थी। अर्जुन के शब्दों में बिग फायर और ब्लैक रॉक दोनों ही छोटे छोटे टूटे फूटे संघ थे। केवल स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र का कोई मार्शल कलाकार ही झंडों के साथ अपने संघ स्थापित कर सकता था। वास्तव में उनका कोई आधार नहीं था। हालांकि मून सिटी में ग्रेट फायर गिल्ड इस तरह के स्थानों में कमोबेश प्रभावशाली था। ब्लैक रॉक के विनाश से ग्रेट फायर गिल्ड पर कोई विपत्ति नहीं आई, बल्कि इससे और अधिक लोग आकर्षित हुए जो ग्रेट फायर गिल्ड में शामिल होना चाहते थे। इस स्थान पर जिसकी मुट्ठी सख्त थी, वह अस्तित्व के नियम का प्रतिनिधित्व करता था। महिला गिल्ड लीडर स्वाभाविक रूप से बहुत खुश थी, लेकिन इस बार बिग फायर गिल्ड का आकार कम से कम 2 गुना हो सकता था। यह मेरी ओर से आपके लिए दूसरा उपहार है, अर्जुन ने कहा। अध्याय 1625। दूसरे दिन ग्रेट फायर गिल्ड ने विस्तार की एक अभूतपूर्व लहर का स्वागत किया। बड़ी संख्या में मार्शल कलाकार अपने मूल संघों को छोड़कर आग में शामिल होने के लिए कतार में खड़े हो गए। वे केवल ग्रेट फायर गिल्ड के गिल्ड लीडर की ताकत को ही महत्व नहीं देते थे, बल्कि यह तो बस एक कारण था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि ग्रेट फायर गिल्ड के गिल्ड लीडर ने ऐसा करने का साहस किया था। असहमति के एक शब्द से स्वर्गीय क्लेश मार्शल कलाकार को मारना मून सिटी में अत्यंत दुर्लभ था। एक पुराने गिल्ड लीडर का अनुसरण करने के बजाय, जिसके पास उच्चतर और अधिक शक्तिशाली साधना क्षेत्र था लेकिन जो कार्य करने में कायर था, एक नए गिल्ड लीडर का अनुसरण करना बेहतर था जो साधना क्षेत्र में थोड़ा कमतर था लेकिन स्वर्ग या पृथ्वी से नहीं डरता था। इस समय ग्रेट फायर गिल्ड में अत्यधिक भीड़ थी। उनमें से आधे से अधिक लोग एसोसिएशन में शामिल होने आए थे, जबकि कुछ लोग समाचार के बारे में पूछताछ करने आए थे। क्या ब्लैक रॉक गिल्ड वास्तव में गोल्डन फीनिक्स फ्लावर द्वारा नष्ट कर दिया गया था? हलचल भरे दृश्य को देखते हुए अर्जुन ने खुद से सोचा। वह जो कल्पना कर सकता था वह ये था कि कुछ ही समय बाद यह महान अग्नि गिल्ड, जो तीसरे दर्जे का गिल्ड भी नहीं था, आधिकारिक तौर पर तीसरे दर्जे का गिल्ड बन जाएगा।
पानी वितरण का व्यवसाय कैसा चल रहा है? अर्जुन ने अपने भाइयों को इकट्ठा किया और पूछा। ली हुआन ने उत्साहित होकर कहा, संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। आपके जाने के बाद अधिक से अधिक लोग जल मिशन देने के लिए हमारे पास आ रहे हैं। क्या हमने हर बार जब भी पानी पहुंचाने के लिए किसी दूत का इस्तेमाल किया तो हमें केवल एक पवित्र पदक ही नहीं मिला? क्या आप जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ? अर्जुन ने कहा, कैसा है? ली हुआन ने उत्साहित होकर कहा, इसके बाद मुझे प्रत्येक जल वितरण मिशन के लिए 10 पवित्र टोकन मिलेंगे। आपने कीमत क्यों बढ़ा दी? अर्जुन की ने कहा। ली हुआनिक्स्यू ने हंसते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? पानी की डिलीवरी की कीमत बढ़ गई है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैंने बेतरतीब ढंग से तय की हो। ये ग्राहक ने तय किया था। मामला ऐसा ही है। ली हुआन के ऐसा कहने के बाद अर्जुन को अंततः कारण और प्रभाव समझ में आ गया। जल पहुंचाने का कार्य वास्तव में एक समय में केवल एक ही पवित्र चिन्ह स्वीकार करने के मानक के अनुसार किया जाता था। हालांकि प्रसिद्धि फैलने के बाद अधिक से अधिक लोग मिशन देने के लिए आने लगे। इसमें एक समस्या थी और वह ये कि अर्जुन के अधीनस्थों की संख्या केवल 300 के आसपास थी। भले ही हर व्यक्ति एक टीम को पानी पहुंचाने के लिए जिम्मेदार था, साथ मिलकर वे केवल 300 टीमों का ही ध्यान रख सकते थे। हालांकि मून सिटी में 300 से कम छोटे टूटे हुए गिल्ड नहीं थे। ली हुआन और अन्य लोगों के पास मिशन करने के लिए लोगों की भरमार थी। 10 दिनों में वे केवल 300 टीमों का ही ध्यान रख सकते थे। हालांकि मिशन जारी करने वाली टीमों की संख्या तुरंत 600 से ज्यादा हो गई। ये संख्या अभी भी नाटकीय रूप से बढ़ रही थी। उन टीमों का क्या जो मिशन पूरा नहीं कर पाईं? वह बस लाइन में लगकर इंतजार कर सकता था जब तक कि 10 दिन बाद अनंत गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने की उसकी बारी न आ जाए। ऐसे में एक मेहमान ने लाइन में कटौती करने का तरीका सोचा। वे कीमत दोगुनी करने और अपनी टीम को आगे खरीदने के लिए तैयार थे। जब एक टीम ने ऐसा किया तो अन्य टीमों ने भी ऐसा ही किया, जब तक कि जल वितरण मिशन की कीमत 10 पवित्र टोकन तक नहीं बढ़ गई। ये सब अर्जुन के जाने के 7वें दिन ही हुआ। मूल रूप से मिशन जारी करने वाली टीमों की संख्या अभी भी बढ़ रही थी। ली हुआन के अनुमान के अनुसार 3 से 4 दिनों में 1000 को पार करने का मौका होगा। हालांकि इसी समय ब्लैक रॉक गिल्ड ने ली हुआन और अन्य लोगों को देखा और उन्हें छीन लिया। अर्जुन ने खुद से कहा, नहीं, तुम अकेले केवल एक टीम की देखभाल कैसे कर सकते हो? तुम्हें बस गुप्त क्षेत्र में प्रतीक्षा करनी है। जब तुम आओ तो संदेश प्राप्त करो और फिर उसे जारी करो। ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति के लिए 10 टीमों की देखभाल करना बहुत आसान होगा। ली हुआन ने अर्जुन को आंख मारी। अर्जुन अचानक कहा, तुम बदमाश, तुमने जानबूझकर इसे इस तरह घोषित किया है ना? सभी लोग शरारत से हंसने लगे। ली हुआन ने अपनी भंडारण अंगूठी निकाली और मेज पर पवित्र गोलियों का एक बड़ा ढेर डालते हुए कहा, बॉस, उन दिनों हमने इतना पैसा कमाया कि हम इसे 50 निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थरों के बदले में बदल सकते हैं। ये सब यहाँ है, इसे स्वीकार करो। भाइयों की आंखें चमक उठीं। ये तो बहुत बड़ी दौलत थी। खास बात यह है कि यह बिना पूंजी के चल रहा है। 50 निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थर, ये सचमुच बहुत है। अर्जुन मुस्कुराया और पवित्र चिन्हों को पीछे धकेलते हुए कहा, चूंकि आप मेरे साथ हैं, इसलिए मेरा दायित्व है कि मैं आपके लिए भोजन तैयार करूं। मुझे इनमें से कोई भी पवित्र चिन्ह नहीं चाहिए। तुम और तुम्हारे भाई इन्हें आपस में बांट सकते हो। लेकिन ये, ली हुआन चौंक गया। इन्हें पवित्र आत्मा के पत्थरों से बदला जा सकता है। इनका उपयोग साधना क्षेत्र को उन्नत करने के लिए किया जा सकता है। तुम्हें नहीं चाहिए। हालांकि तुमने खुद ही संदेशवाहक बनाया है। इसका सबसे बड़ा श्रेय तुम्हें है। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता कि यह पर्याप्त है। आप में से प्रत्येक को एक निम्न श्रेणी का पवित्र आत्मा पत्थर देना पर्याप्त नहीं है। मेरे प्रति इतने विनम्र मत बनो। ये सब ले लो। क्या तुम्हारा नीला पानी खत्म हो रहा है? मैं और बनाऊंगा। अब से पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी होगी, जबकि दुनिया को आपके लिए हराने की जिम्मेदारी मेरी होगी। इस बिंदु पर अर्जुन ने अपना हाथ लहराया और कहा, 50 निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थर मेरे दांतों के बीच के अंतराल को भरने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
मैं पूरे पवित्र क्षेत्र में जल वितरण खोज को छिड़कना चाहता हूँ। सभी शहरों को चंद्र झरने के पानी से नहलाया जाए। मैं इस पर एकाधिकार करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम पूरे पवित्र क्षेत्र में पानी पहुँचाने वाले नंबर 1 व्यक्ति बने। अर्जुन के शब्दों ने 300 से ज्यादा लोगों का खून खौल उठा। उनकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने पहले ही एक उज्जवल भविष्य देख लिया था। किसी बॉस का अनुसरण करते हुए उन्हें सबसे ज्यादा किस चीज से हार माननी पड़ सकती है, वह है भविष्य। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अनगिनत पवित्र आत्मा के पत्थरों को बारिश की तरह अपने भंडारण छल्लों में गिरते देखा हो। पानी पहुंचाना संत क्षेत्र में सबसे छोटा और सबसे तुच्छ कार्य था, लेकिन जब तक यह एकाधिकार बना सकता था तब तक संभावनाएं असीमित थीं। चाहे कोई भी हो, जब तक आप अनंत गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करते हैं आपको चंद्र स्प्रिंग की आवश्यकता होगी, है ना? तो फिर क्या आप झरने का पानी जल्दी से भरने के लिए सुरक्षित शहर में बार बार लौटते रहेंगे, या झरने का पानी जल्दी से मंगवाने के लिए कोई संदेश भेजेंगे? कोई भी बुद्धिमान मार्शल आर्टिस्ट तुरंत बता सकता है। बॉस, उत्साहित होकर ली हुआन ने मेज पर थपथपाया और कहा, नहीं तो चलो एक गिल्ड बनाते हैं। हमेशा लोगों की मेजबानी करनी पड़ती है और यह बहुत सुखद नहीं है। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, मेरा भी यही विचार है, लेकिन अभी ये केवल विचाराधीन है। आखिरकार एक संघ की स्थापना के लिए कम से कम एक स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र विशेषज्ञ को प्रभारी होना चाहिए। तुम्हें बस पानी पहुंचाना है, यह मामला मुझ पर छोड़ दो। अर्जुन ने सबसे पहले महिला गिल्ड लीडर को ढूंढा और जलाशय पर पहुंची। मून स्प्रिंग का पानी मून स्प्रिंग से आता था और मून स्प्रिंग मून सिटी में मौजूद नहीं था। इस प्रकार का जल स्रोत केवल बड़े और अधिक समृद्ध मुख्य शहर में ही पाया जा सकता था। मून सिटी के सबसे निकट स्थित शहर को सिटी ऑफ लाइट कहा जाता था। बिग फायर गिल्ड नियमित रूप से लोगों को लाइट सिटी के मून स्प्रिंग्स से पानी लाने के लिए भेजता था। चूंकि इस प्रक्रिया में किसी भी तरह के भयंकर जानवरों का खतरा नहीं था, इसलिए यह बहुत सुरक्षित था। अर्जुन ने सीधे तौर पर महिला अध्यक्ष से झरने के पानी का एक पूरा ट्रक मांगा। उसने 1000 नीली पानी की बूंदें फेंकी और उन्हें हवा में तैरने दिया। फिर उसने झरने के पानी से भरी 10,000 थैलियों को नीले पानी की हर बूंद में जमा कर दिया। नीले पानी की हर बूंद 10 पानी की थैलियों के बराबर थी। इसके बाद उन्होंने पानी की 1000 नीली बूंदें छोड़ी और उन्हें संग्रहित करना जारी रखा। बार बार नीले पानी की कुल 10,000 बूंदें संग्रहित की गई थीं। ये कुछ समय के लिए पर्याप्त होगा। अर्जुन ने संतुष्टि में सिर हिलाया और नीले पानी को अलग से पैक कर दिया। अध्याय 1626 पैर जमाने के लिए उसके लिए सिर्फ मजबूत होना काफी नहीं था, उसके पास एक विशाल शक्ति होनी चाहिए थी जो उसकी अपनी हो। केवल तभी जब उसके पास कोई समर्थक हो, वह एक मजबूत शक्ति समूह के साथ निष्पक्ष बातचीत करने के लिए योग्य होगा। एक संघ की स्थापना करना अनिवार्य था। अर्जुन ने महिला अध्यक्ष को यह विचार बताया। गिल्ड लीडर जिन, मैं भी यही सोचता हूँ। अर्जुन ने सीधे अपने पत्ते दिखाए। मुझे गिल्ड लीडर जिन मत कहो, मुझे अनार का फूल कहो। गोल्डन फीनिक्स फूल सिर्फ मेरा मंच नाम है। महिला गिल्ड लीडर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपका अभी भी कोई स्टेज नाम है? अर्जुन की ने कहा। गोल्डन फीनिक्स फ्लावर मुस्कुराए। इस बार उसकी मुस्कान बेकाबू नहीं बल्कि थोड़ी उदास थी। उसने कहा, उस समय मैं बस एक वेश्यालय की लड़की थी। मैं संत क्षेत्र में कदम दर कदम रेंग रहा हूँ। इसे और भी अप्रिय रूप से कहें तो मैं बस कुलीनों का अनुसरण कर रहा हूँ, उनकी चापलूसी कर रहा हूँ, सभी प्रकार की महान हस्तियों से कृपा दृष्टि प्राप्त कर रहा हूँ, उन्हें किनारे कर रहा हूँ, कदम दर कदम ऊपर चढ़ रहा हूँ और अंततः अपना स्वयं का महान अग्नि संघ स्थापित कर रहा हूँ। अर्जुन चुप हो गया। अनार चहचहाया और बोला, मेरी पहचान जानने के बाद क्या तुम मुझे नीची नजर से देखते हो? कोई बात नहीं, मुझे इसकी आदत है। अर्जुन ने आह भरते हुए कहा, ऐसा मत कहो, मुझे तुम्हारी पहचान के बारे में कोई राय नहीं है। तुम बस एक संघर्षरत महिला हो। डूहुआ ने कहा, क्या तुम मेरे संघ को छोड़ने के लिए और भी अधिक दृढ़ हो?
हाँ, अर्जुन ने सिर हिलाया। डूहुआ ने अपनी उदास मुस्कान को पीछे छोड़ दिया और फिर से उग्र हो गई। उसने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और उसे चिढ़ाते हुए कहा, तो क्या एक दिन जब तुम बड़े हो जाओगे मुझसे मिलने आओगे और मुझ पर कोई एहसान करोगे? अर्जुन ने उसका हाथ दूर धकेल दिया और गंभीरता से कहा, मुझे बिग फायर गिल्ड छोड़ना होगा, लेकिन आपको नहीं, क्योंकि अब मैं आपको अपना उपाध्यक्ष बनने के लिए आधिकारिक निमंत्रण जारी कर रहा हूँ। अनार दंग रह गया। अर्जुन ने कहा, जाहिर है, नाम से तो आप राष्ट्रपति हैं। सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं कि आप उपराष्ट्रपति हैं, क्योंकि मैं अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता। बात इतनी सी है। अर्जुन के लिए खुद को सार्वजनिक रूप से दिखाना अच्छी बात नहीं थी। क्या तुम सचमुच मुझे साथ लाने को तैयार हो? चूंकि ऐसा ही है, तो फिर आप नया गिल्ड क्यों बनाना चाहते हैं? बस ग्रेट फायर गिल्ड का इस्तेमाल करें, मैं आपको गिल्ड लीडर की पहचान दूंगा। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसने खिड़की की ओर इशारा किया और नीचे देखा। ग्रेट फायर गिल्ड मार्शल आर्टिस्टों से भरा हुआ था। अर्जुन ने कहा, ग्रेट फायर गिल्ड गंदगी छिपाने के लिए एक बदसूरत जगह है। इनमें से कोई भी मार्शल कलाकार साफ सुथरा नहीं है। ये सभी मुर्गियां और कुत्ते हैं। बेशक आप कह सकते हैं कि उन पर जीवित रहने का दबाव है, या मैं बहुत घमंडी हूँ, लेकिन मैं उन्हें पसंद नहीं करता, खासकर इसलिए क्योंकि वे एक भीड़ हैं। मैं उन्हें पसंद नहीं करता। उन सब को बाहर निकालो, अनार ने कहा। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं बहुत बीमार हूँ, इसे ठीक नहीं किया जा सकता। मेरा मतलब है, ग्रेट फायर गिल्ड को छोड़ दो और एक नया गिल्ड शुरू करो। मेरा विचार भी बहुत सरल है। नए संघ को कुलीन वर्ग की भर्ती करनी होगी। मैं दायरे को महत्व नहीं देता, लेकिन मुझे क्षमता पर ध्यान देना होगा। क्षेत्र, मैं उन्हें पवित्र आत्मा के पत्थर दे सकता हूँ, लेकिन मैं उन्हें क्षमता भी नहीं खरीद सकता। तुम्हें बड़ा होना होगा। तुम्हें सिर्फ दूसरे दर्जे या तीसरे दर्जे का संघ नहीं बनना है, अनार के फूल ने ठंडी निगाह से कहा। अर्जुन ने मेज पर हाथ रखे और डूहुआ की आंखों में घूरते हुए गहरी आवाज में कहा, मैं संघ क्षेत्र में नंबर 1 गिल्ड बनना चाहता हूँ और मैं 4 सम्राटों के गिल्ड को कुचलना चाहता हूँ। यह मेरी महत्वाकांक्षा है। मैं आपसे केवल ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप मेरे साथ जुड़ने का साहस रखते हैं? शायद हम कभी उबर न पाएं, या शायद हम आसमान तक पहुंच जाएं। अनार ने ठंडी हवा का एक झोंका लिया और उसके होंठ भी कांपने लगे। यह महत्वाकांक्षा नहीं थी, ये तो भ्रम था। 4 सम्राटों के संघ को कुचलना, क्या ये मजाक था? क्या तुम डर रही हो? अर्जुन ने हंसते हुए कहा, मेरे पास अभी भी और भी साहसिक विचार हैं। मुझे डर है कि तुम सुनने की हिम्मत नहीं करोगी। अनार ने मुंह में लार भर ली और अपने मन को स्थिर करते हुए कहा, तुम कहो। अर्जुन ने आकाश की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं सिर्फ मनुष्यों को ही भर्ती नहीं करना चाहता, मैं राक्षसों को भी भर्ती करना चाहता हूँ, यहाँ तक कि राक्षसों को भी। शायद आपने 6 सम्राटों की दुनिया के बारे में पहले ही सुना होगा। अब समस्या नस्लों के बीच की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया और व्हाइट नदी के बीच की है। अब समय आ गया है कि मनुष्य और राक्षस एक साथ आएं और एक दूसरे को स्वीकार करें। अनार लगभग मेज के नीचे गिर गया और चिल्लाया, तुम, यदि आप ऐसा करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से सभी गिल्डों और संपूर्ण मानव जाति से प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। अर्जुन ने व्यंग्य किया और मेज पर दस्तक दी, उन्हें जैसे आना हो आने दो, मैं उन सब को पकड़ लूंगा। मुझे विश्वास नहीं है कि वे मानव जाति, राक्षसों और यहाँ तक कि उस दुनिया को देखने के बाद भी राक्षसों का बहिष्कार करना जारी रखेंगे जहाँ उन्होंने हमारे संग में राक्षसों के साथ लड़ाई लड़ी थी। मैं मानव स्वभाव को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। जब तक मैं उन्हें पर्याप्त प्रलोभन देता रहूंगा, वे अपनी माँ को बेचने को भी तैयार हो जाएंगे। राक्षसों को स्वीकार करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन अनार ने खुद को शांत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह सपना नहीं देख रही है, लगातार 3 गहरी सांसें लीं। लेकिन आप इसे कैसे स्वीकार करते हैं? डूहुआ ने हौंफते हुए कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक वाक्य कहने से ही राक्षस जाति और राक्षस जाति आ रही हो? तुम्हें अभी तक उनसे बात करने का मौका नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने पहले ही तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया है। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसे मुझ पर छोड़ दो। अर्जुन ने अनार के फूल को देखा और कहा, मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछती हूँ, क्या तुम मेरे साथ काम करने की हिम्मत रखते हो?
भाड़ में जाओ। डूहुआ ने मेज पर थपकी दी और उत्साहित होकर कहा, तुम्हें ये करना ही होगा। भाड़ में जाओ। यदि तुम पागल होने की हिम्मत करते हो तो मैं अंत तक तुम्हारा साथ दूंगा। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, मैंने पहले ही नए गिल्ड का नाम सोच लिया है। इसका नाम है लिएई, धधकते सूर्य संघ। डूहुआ ने कहा, क्या यह इतना आडंबरपूर्ण है? अर्जुन ने कहा, ये बहुत ही भव्य है। मेरे 300 भाई नए संघ के प्रथम समूह के वरिष्ठ हैं, उन्हें भी साथ लाना होगा। इसके बाद मुझे शीर्ष प्रतिभाओं का एक समूह भर्ती करना है। चाहे मैं कोई भी तरीका अपनाऊं, मुझे ऐसे लोगों का एक समूह भर्ती करना ही होगा। क्या तुम्हारी कोई भौहें हैं? क्या मून सिटी में ऐसा कोई बंदा है? मुझे दायरे की परवाह नहीं, मुझे तो सिर्फ संभावनाओं की परवाह है। डूहुआ ने एक पल सोचा और कहा, हाँ, लेकिन इन लोगों का व्यक्तित्व अजीब है। हो सकता है कि आप उन्हें मना न सकें। तभी दरवाजा खटखटाया गया। गिल्ड के एक सदस्य ने दरवाजा धक्का देकर खोला और कहा, गिल्ड लीडर, दरवाजे पर एक यिन यांग चेहरे वाला युवक खड़ा है। उसने कहा है कि वह ग्रेट फायर गिल्ड के किसी व्यक्ति को ढूंढ रहा है, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं पता। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, ये सिर्फ एक है। संयोग से पहला व्यक्ति जिसे मैं देखना चाहता हूँ वह है। गिल्ड गेट के बाहर उनमें से एक ने जमीन पर घुटने टेक दिए और अपनी तलवार हवा में ऊंची उठाकर ग्रेट फायर गिल्ड के प्रवेश द्वार की ओर मुंह कर लिया। जब अर्जुन ने इस व्यक्ति को देखा तो उसने जल्दी से कहा, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से उठो। आदमी ने अपना सिर उठाया। उसके गालों का आधा हिस्सा सफेद था और आधा हिस्सा काला, फिर भी वह उठा नहीं। इसके बजाय उसने तलवार अर्जुन के पास भेजी और कहा, 3 दिन पहले तुमने मुझे बचाने के लिए 3 मध्यम श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थरों का इस्तेमाल किया था। मेरी जान तुम्हारी है। आज मैं यहाँ मरने आया हूँ। बस इस तलवार का इस्तेमाल करके मुझे मार डालो। अब से हम एक दूसरे के प्रति कुछ भी देनदार नहीं होंगे। क्या वह सचमुच एक कठोर आदमी था? कहोगे तो करोगे भी। एक बार कोई शब्द बोला तो जमीन पर गिरते ही गड्ढा बन जाएगा। उसने कई बदला लेने वाले देखे थे, लेकिन उसने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था जिसने व्यक्तिगत रूप से उसके दरवाजे पर आकर उसकी जान बचाई हो। ये व्यक्ति न केवल मरने आया था, बल्कि उसने अर्जुन के लिए कोई हथियार भी तैयार नहीं किया था। अध्याय 1627। अर्जुन ने कहा, 30 निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थर तुम्हारा जीवन खरीद सकते हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत बेकार हो? ठीक है, भविष्य में मेरे साथ आओ। यिन यांग ने अपना सिर हिलाया। अर्जुन ने कहा, क्या आपको लगता है कि मैं आपका बॉस बनने के लायक नहीं हूँ? एक सीमा खींचिए, आइए लड़ें, या क्या? यिन यांग का चेहरा अभी भी सिर हिला रहा था। उसे पहले से ही पता था कि अर्जुन उसे नहीं मारेगी। उसने तलवार जमीन पर फेंक दी, घूमकर चला गया। जाते हुए उसने मुड़कर अर्जुन की ओर देखा। तुरंत ही वह छाया लोगों के विशाल सागर में विलीन हो गई। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, न ही उसने उसे रुकने के लिए जबरदस्ती मनाया। वह बस उस दिशा में देखता रहा जहां यिन यांग का चेहरा गायब हो गया था और शांति से अपने ध्यान में खो गया। क्या तुम असफल हो गए? डूहुआ अर्जुन के पीछे प्रकट हुआ और बोला, इस तरह के प्रतिभाशाली लोगों का स्वभाव आमतौर पर अजीब होता है। अगर तुम उन्हें जीतना चाहो तो ये बहुत मुश्किल होगा। क्या तुम्हें पता है कि उसकी आखिरी नजर में मुझे क्या मिला? अर्जुन ने कहा। डूहुआ ने अपना सिर हिलाया। तुम्हें क्या मिला? अर्जुन ने कहा, जीवन में प्रेम नहीं है। मैंने इस तरह की निगाहें पहले भी देखी हैं। अब उसे इस नश्वर संसार की कोई याद नहीं रही। उसकी आंखों में कोई गौरव नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, आप सफल नहीं हो सकते, डूहुआ ने कहा। अर्जुन ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मून सिटी के बाहर रात थी। पवित्र क्षेत्र में ऋतुएं बहुत तेजी से बदलती थीं और बहुत अस्त व्यस्त थीं। कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे गर्मी की शुरुआत हो गई है, लेकिन 2 दिन बाद ही कड़ाके की सर्दी पड़ जाती है। इस समय भारी बर्फबारी हो रही थी। एक अकेला व्यक्ति बर्फ पर एक एक पैर रखता हुआ आगे बढ़ रहा था। पैरों के निशान धीरे धीरे बढ़ते गए और असीम बर्फीले तूफान में समा गए।
कुछ देर चलने के बाद वह आकृति रुक गई। मून सिटी के बाहर तरह तरह के अजीबोगरीब पौधे थे, लेकिन इस व्यक्ति के सामने ये सबसे साधारण सा दिखने वाला पौधा था। लेकिन संत लोग के लिए ये सबसे अजीब पौधा था, क्योंकि यह इस जगह का नहीं था। एक नाशपाती का पेड़। नाशपाती के पेड़ के चारों ओर एक हल्की सी बाधा थी और पेड़ की जड़ों के नीचे मिट्टी में धीरे धीरे बहते तरल का एक चक्र था। नाशपाती का पेड़ खिल गया, सफेद और दोशरहित। यिन यांग का चेहरा नाशपाती के पेड़ के सामने घुटनों के बल झुक गया और नुओ नुओ के मुंह से ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कह रहा हो। एक मधोशी में नाशपाती के पेड़ की पंखुड़ियां धीरे से गिर गईं। यिन यांग फेस ने दोनों हाथों से फूल की पंखुड़ी को पकड़कर उसे पेड़ की शाखा से जोड़ दिया। उसकी उंगलियों से भाप की एक धारा बह निकली और फूल की पंखुड़ी से जुड़ गई। लेकिन ये फूल तो गिर गया और अन्य फूल मुरझाने लगे। वह दोनों हाथों से फूलों को उठाता रहा और फिर बिना थके एक एक करके उन्हें वापस ले गया। चूंकि यह पहले से ही अप्रतिरोध्य है, तो मैं जबरदस्ती क्यों रुकूं? अर्जुन का धुंधला रूप धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा जब वह यिन यांग चेहरे के पीछे खड़ा था। यिन यांग ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन फूल प्राप्त करना जारी रखा। अर्जुन ने कहा, मौसम ठीक नहीं है और धूप भी नहीं है। भले ही आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इसके जीवन को फिर से जीवित कर दें, आप इसे केवल कुछ समय के लिए ही बनाए रख सकते हैं। यिन यांग का चेहरा अभी भी जवाब नहीं दे रहा था और आगे बढ़ रहा था। अर्जुन ने आह भरी। उसने सूरज की एक किरण को अपनी ओर खींचने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, जिससे सूरज की रोशनी नाशपाती के पेड़ पर छा गई। अर्जुन की धूप और उसके यिन यांग चेहरे पर जल वाष्प के साथ नाशपाती के फूल अंततः मुरझाना बंद हो गए। अर्जुन यिन यांग फेस के साथ बैठ गया और उसे एक शराब का जार दिया। आओ मेरे साथ थोड़ी देर पी लो, उसने कहा। यिन यांग के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। अर्जुन मुस्कुराया और मिट्टी को थपथपाकर खोला। उसने शराब के जार में कुछ घूंट भरे और कहा, मैंने तुम्हारी जान के बदले 3 मध्यम श्रेणी के पवित्र आत्मा के पत्थर इस्तेमाल किए हैं। यदि आप इस बात से सहमत हैं कि आपका जीवन मेरा है, तो मुझे लगता है कि मेरे प्रश्नों का उत्तर देना आपका दायित्व है। अर्जुन जानता था कि इस व्यक्ति में कोई प्रेम नहीं बचा था, लेकिन वह एक ऐसा व्यक्ति था जो धार्मिकता शब्द को बहुत महत्व देता था। यद्यपि यह बात सच नहीं लगती थी, लेकिन अर्जुन केवल उत्तेजक तरीकों का ही उपयोग कर सकता था। यिन यांग का चेहरा एक पल के लिए झिझका, फिर उसने शराब का जार उठाया और 2 घूंट पी गया। तुम मुझे रोक नहीं सकते, उसने कहा। मैं आज मरना चाहता हूँ। अर्जुन मुस्कुराया और सफेद नाशपाती के फूल को देखा। उसने पूछा, पेड़ के नीचे कौन दफन है? मेरे स्वामी। यिन यांग का उत्तर बहुत संक्षिप्त था। उस दिन जो पैकेट तुम ले जा रहे थे वह तुम्हारे मालिक की लाश थी, है ना? अर्जुन ने कहा। यिन यांग ने सिर हिलाया। अर्जुन ने अपने हाथ से उसके यिन यांग चेहरे के सामने वाले हिस्से को खोला। उसने पाया कि उसके चेहरे पर जन्मचिन्ह उसकी छाती तक फैल गया था और नीचे की ओर भी फैलता जा रहा था। अर्जुन ने कहा, मैं जो देख रहा हूँ उसके अनुसार यह संभवतः जन्मचिन्ह नहीं है। अगर तुम जाने पर अड़े हो तो जाने से पहले मुझे इस पेड़ के बारे में बताओ। तुम्हें मेरे लिए कुछ छोड़ना होगा। चूंकि तुम अपनी जान नहीं बचा सकते, तो अपनी कहानी पीछे छोड़ जाओ। यिन यांग ने एक घूंट शराब पी और नाशपाती के पेड़ की तरफ देखा। मेरे पिता शराबी थे, उन्होंने मेरी माँ को पीट पीट कर मार डाला, उसने कहा। अर्जुन का दिल धड़क उठा और उसने कहा, मुझे माफ करना। बोलते समय वह यिन यांग फेस के हाथ से शराब का जार वापस लेना चाहता था। उस यिन यांग चेहरे ने अर्जुन का हाथ रोक दिया और कहा, हर बार जब वह नशे में होता है तो वह मुझे और मेरी माँ को मारता है। उस साल भारी बर्फबारी हुई थी, लगभग वैसी ही बर्फबारी हुई जैसी आज होती है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब वह वापस आया तो उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और पागलों की तरह हमारी पिटाई की थी। उस समय मैं युवा था, मुझे डर के अलावा कुछ नहीं पता था। मुझे ये भी नहीं पता था कि उसे कैसे रोका जाए। मैंने अपनी माँ को उसके द्वारा पीट पीट कर मार डाले जाने का गवाह बनते देखा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। यिन यांग ने शराब का एक और घूंट लिया और कहा, वास्तव में मैं उससे नफरत नहीं करता। अर्जुन ने यिन यांग के चेहरे की ओर देखा और झिझकी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे मनाए।
यिन यांग ने दुखी होकर मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा इसलिए नहीं है कि मैं बहुत खुले विचारों वाला हूँ, बल्कि इसलिए कि मैंने सोचा था कि दुनिया के सभी पिता ऐसे ही होते हैं। उसी दिन मेरी माँ की हत्या करने के बाद वह कुदाल लेकर मेरी ओर दौड़ा। मुझे ठीक से याद नहीं है कि उसके बाद क्या हुआ। मुझे याद है कि एक बेहोशी की हालत में एक बूढ़ा आदमी अंदर घुस आया जो बुरी तरह घायल था। इसके बाद मैं उस बूढ़े व्यक्ति के साथ रहने लगा और जब भी मैं उससे पूछता कि मेरे पिता कहाँ हैं, तो वह मुझे बताता कि मेरे पिता ने अपना मन बदल लिया है और अब वे एक बेहतर जगह पर बेहतर जीवन जी रहे हैं। वर्षों बाद मुझे अपने पिता के रक्तरंजित चेहरे के कुछ टुकड़े और बर्फ में गड्ढा खोद रहे एक बूढ़े व्यक्ति की पीठ के कुछ टुकड़े धुंधले ढंग से याद आ गए। यिन यांग ने शराब का एक और घूंट लिया और कहा, उस बूढ़े आदमी ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, लेकिन वह उसके जीवन का सबसे बुरा दौर था। वह बहुत दयनीय स्थिति में जी रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ी है, लेकिन जब भी उसे बड़ी मुश्किल से खाना मिलता है तो वह हमेशा मुझे आधा खाना दे देता है। उन्होंने न केवल मेरी देखभाल की, बल्कि मुझे साधना तकनीक और युद्ध कौशल भी सिखाया ताकि मैं अपनी रक्षा करना सीख सकूं। यिन यांग ने नाशपाती के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरा सबसे खुशी का समय था और बूढ़े आदमी के आंगन में एक नाशपाती का पेड़ था। मुझे याद है कि लोग अक्सर उसे मारने आते थे, लेकिन वह हमेशा भाग्यशाली होता था। हालांकि वह खुश था, लेकिन अक्सर उसके साथ एक खूनी रोशनी होती थी। वह आपके स्वामी हैं, अर्जुन ने कहा। यिन यांग ने सिर हिलाया और कहा, बाद में मुझे पता चला कि मेरे गुरु को उनके दुश्मनों ने तब मार डाला था जब वह बच्चे थे। अब केवल वही बचे थे। उसने कड़ी मेहनत से खेती की। अंत में उसने सोचा कि उसकी ताकत काफी हो गई है, इसलिए वह अपने दुश्मनों से बदला लेने चला गया। अंत में वह हार गया और वापस लौट आया। न केवल वह अपना बदला लेने में विफल रहा, बल्कि दुनिया भर में उसके दुश्मनों ने उसका पीछा किया। यही वह समय था जब उसका पीछा किया गया। उसने मुझे बचाया और मुझे ले गया। अध्याय 1628। अर्जुन ने पूछा, आपको याद है कि गुरु किस तरह के व्यक्ति हैं? यिन यांग ने कहा, वह बहुत हंसते हैं। मेरी याददाश्त में वह लगभग हर दिन हर मिनट हंसते हैं। वह शानदार मुस्कान मेरे बचपन की यादों में भर गई। मैं हमेशा सोचता था कि मास्टर जी एक मुस्कुराते हुए इंसान हैं। ये तुम्हारा भ्रम हो सकता है। अर्जुन सोच में पड़ गया। एक ऐसा व्यक्ति जिसका सर्वनाश हो गया हो और जो बदला लेने की कोशिश कर रहा हो, उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान नहीं रह सकती। बाद में मुझे पता चला कि उसका उपनाम आयरन फेस बुचर था। वह एक शांत व्यक्ति था और उसके बारे में किंवदंतियां थीं, जिनमें हमेशा हत्या और खून खराबा होता था। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मुझे याद रहेगा। तो मास्टर जी सिर्फ मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूँ जिसने ऐसी मुस्कान देखी है। अर्जुन ने सिर हिलाया। जो आप देख रहे हैं वह उसका सबसे दुर्लभ पक्ष है। घर पर वह एक दोस्ताना मुस्कान वाला बूढ़ा आदमी है। बाहर वह एक निर्दयी और निर्दयी हत्यारा है। गुरु बहुत चतुर हैं। उन्होंने एक साधना पद्धति का आविष्कार किया। ये साधना पद्धति बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो पाए। इसके बजाय मैं सफल हुआ। यिन यांग ने भावनाओं से भरे चेहरे के साथ कहा। अर्जुन ने कहा, यह एक ऐसी तकनीक है जिससे किसी व्यक्ति के शरीर से जल तत्व को निकाला जा सकता है। यिन यांग ने कहा, मास्टर ने मुझे अपनी नफरत के बारे में कभी नहीं बताया था, जब तक कि एक दिन वह गायब नहीं हो गए। आप जानते हैं, मेरे लिए वह मुस्कुराता हुआ गुरु ही सब कुछ है। वह मेरा स्वर्ग और मेरे पर्वत हैं। मैंने उसे पूरी दुनिया में ढूंढा। मैंने हर जगह खोजा और आखिरकार उसे नदी के किनारे पाया, जो आधा मरा हुआ था। मैंने उससे बहुत देर तक पूछताछ की, तब जाकर मुझे उसके और उसके दुश्मनों के बारे में पता चला। मास्टर की प्रतिभा पर्याप्त नहीं है। उसे एक अड़चन का सामना करना पड़ा है। वह जानता है कि वह अपने जीवन काल में दिव्य मार्शल आर्ट के 9वें स्तर को कभी पार नहीं कर पाएगा, इसलिए वह आंख मूंद कर बदला लेने चला गया। वह बस मरना चाहता है। मैंने संत क्षेत्र के बारे में सुना था। मैं उसे संत क्षेत्र में ले आया। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे मार्शल संत बनाने के लिए पर्याप्त संत आत्मा पत्थर ढूंढ लूंगा। अर्जुन और यिन यांग के चेहरे बिना किसी रुकावट के शराब के जार को छू गए।
यिन यांग ने कहा, हम पवित्र क्षेत्र में पहुंच गए हैं, शाश्वत गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं और भयंकर जानवरों का वध करने और पवित्र आत्मा पत्थरों की खोज करने के लिए कड़ी मेहनत की है। एक बार हमारा पानी का थैला टूट गया और मास्टर गंभीर रूप से घायल हो गए। मैं उन्हें गुप्त क्षेत्र से भागने के लिए अपनी पीठ पर ले गया, लेकिन इस समय कोहरा छा गया। जब हम गुप्त क्षेत्र के किनारे पर पहुंचे, मैं पहले ही गुप्त क्षेत्र से बाहर निकल चुका था और मास्टर केवल एक कदम दूर थे। इस समय कोहरे ने उन्हें घेर लिया और उन्हें अंदर फंसा लिया। मैंने जाने नहीं दिया। यिन यांग फेस की आवाज बहुत शांत थी। उसने कोई बहुत गहरी नाराजगी नहीं जताई थी, बल्कि उसमें एक हल्की सी गर्माहट थी। अर्जुन ने यिन यांग के चेहरे को देखा और कहा, आपके शरीर के आधे हिस्से पर जो काला रंग है वह शाश्वत छाया है। यिन यांग ने सिर हिलाया। मैंने मास्टर को एक दिन और रात के लिए पकड़ लिया। जब दूसरे 10 दिन आए और कोहरा ताज़ा हो गया तो मैं उसे बाहर ले आया। इस कारण मेरे गुरु एक शाश्वत छाया बन गए और इसलिए मैं ये स्मृति चिन्ह पीछे छोड़ आया। यिन यांग के चेहरे ने उसकी जैकेट फाड़ दी। उसके चेहरे से लेकर उसकी जांघों तक काली और सफेद सीमा फैली हुई थी और उसके शरीर का पूरा दाहिना हिस्सा काला था। अर्जुन उस आदमी की कल्पना कर सकता था जो अपने मालिक के प्रति असीम कृतज्ञ था। आखिरी क्षण में उसने अपने मालिक के शरीर को पकड़ लिया और हठपूर्वक उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। अर्जुन अनंत छाया के बारे में जानती थी। एक बार जब मनुष्य कोहरे में समा जाते तो वे अनंत छाया बन जाते। मैंने सुना था कि यह एक बेहद दर्दनाक प्रक्रिया थी। हालांकि इस व्यक्ति ने बहुत ही शांतिपूर्वक, हृदय विदारक और आत्मा को झकझोर देने वाली प्रक्रिया के बारे में एक बहुत ही स्पष्ट वाक्य में बताया। अर्जुन को यह नहीं पता था कि अनंत छाया को अभी भी गुप्त क्षेत्र से बाहर खींचा जा सकता है, लेकिन उसने सोचा कि अनंत छाया को इस आदमी के शरीर से जोड़ा जाना चाहिए और वह अभी भी आधा जीवित था, इसलिए उसने इसे बाहर खींच लिया। अर्जुन ने उस आदमी को ध्यान से देखा और अपनी बिजली जैसी दृष्टि का उपयोग करके पता लगाया कि यह आदमी वास्तव में आधा मरा हुआ था। अपने दाहिने हाथ, दाहिने पैर और शरीर के दाहिने आधे हिस्से को मिलाकर वह वास्तव में आधा शव था। वह एक आधा मरा हुआ आदमी है। उसका दाहिना हाथ और दाहिना पैर अभी भी हिलने में सक्षम था। इसका कारण ये था कि उन्हें एस्ट्रल क्यूई द्वारा सहारा दिया जाना चाहिए था, ठीक उसी तरह जैसे वह कृत्रिम अंग को नियंत्रित करने के लिए एस्ट्रल क्यूई का उपयोग करता था। 3 निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थर कहाँ हैं? अर्जुन ने पूछा। यिन यांग ने गुस्से से भरे चेहरे के साथ कहा, मैंने वादा किया था कि मैं मास्टर को मार्शल संत जरूर बनने दूंगा। हालांकि कई प्रयासों के बाद हम केवल 253 युआन इकट्ठा करने में कामयाब रहे। अभी भी 3 बाकी हैं। बाद में मैंने 4 बार गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया, लेकिन मेरी किस्मत खराब थी। मुझे उन चारों मौकों पर एक भी पवित्र आत्मा पत्थर नहीं मिला। मुझे पता चला है कि मास्टर की शाश्वत छाया ने गुप्त क्षेत्र के बाहर क्षय की दर तेज कर दी है। उसकी लाश धीरे धीरे गायब हो रही है और वह अब टिक नहीं पा रहा है। तो आपके पास अन्य लोगों के पवित्र आत्मा पत्थर चुराने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अर्जुन ने कहा। यिन यांग का चेहरा आंसुओं से भर गया। उसने सिर उठाकर आसमान में गिरती बर्फ को देखा और बोला, जब मैं छोटा था तो मास्टर मुझे कई बार पीटते थे। जब भी मैं शरारत करता तो वे मुझे पीटते थे, लेकिन जब पिताजी मुझे पीटते थे तब वे बिल्कुल अलग थे। जब मास्टर मुझे पीटते थे तो वे रोते थे। उन्होंने मुझे बार बार कहा कि मनुष्य असफलता में रह सकता है, लेकिन उसे अपनी रीढ़ नहीं खोनी चाहिए। मैं इसे चुराने की बजाय भूख से मरना पसंद करूंगा। अर्जुन की आंखें भी लाल हो गईं। जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मेरी अंतरात्मा को ठेस पहुंचे, क्योंकि यही मास्टर की अंतिम पंक्ति थी और यही एकमात्र तरीका था जिससे वह अपनी दयनीय गरिमा की रक्षा कर सकते थे। यिन यांग ने गुस्से से भरे चेहरे के साथ कहा। लेकिन अंत में यिन यांग की आवाज कांपने लगी और उसका गला रुंध गया। उसने खुद को शांत करने के लिए 3 गहरी सांसें लीं और कहा, लेकिन अंत में मैं उसे निराश कर गया। मुझे नहीं पता कि मैं और क्या कर सकता हूँ। मैं केवल इसे चुरा सकता हूँ। मैंने 3 पवित्र आत्मा पत्थर चुरा लिए और मास्टर और पवित्र आत्मा पत्थर की लगभग पारदर्शी लाशों को इस पेड़ के नीचे दफना दिया।
यह मेरी कहानी है। ये बहुत ही साधारण और सरल है। यही कारण है कि तुम मरना चाहते हो। अर्जुन ने कहा, मैंने गुरु की गरिमा का अपमान किया है। मैं उनका शिष्य बनने के योग्य नहीं हूँ। मैं एक चोर हूँ। यिन यांग ने गुस्से से भरे चेहरे के साथ कहा, दुश्मन कहाँ है? दुश्मन का क्या हुआ? अर्जुन ने पूछा। यिन यांग ने कहा, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु मर चुके हैं और कोई नफरत नहीं बची है। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, आप भावुक होकर सोच रहे हैं। आपके स्वामी पहले ही गायब हो चुके हैं, इसलिए उनके दुश्मन आपके लिए अर्थहीन हैं। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि दुश्मन को मरना चाहिए या नहीं। इसका मास्टर के मरने या न मरने से कोई लेना देना है। तुम्हारा क्या मतलब है? यिन यांग ने पूछा। अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हारे स्वामी का बदला लूंगा। यदि आप ऐसा करेंगे भी तो भी मैं आपका पीछा नहीं करूंगा। यिन यांग चेहरे ने कहा। अर्जुन ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने ये तुम्हें फंसाने के लिए नहीं किया, बल्कि एक पुराने नायक की आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए किया। साथ ही मैं ये कहानी पहले से ही जानता हूँ। मैं इस तरह के जानवर को जीवित देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। शायद तुम्हारा विश्व दृष्टिकोण मुझसे पूरी तरह भिन्न है, लेकिन कम से कम मेरी जगह पर तुम कमीने, तुम्हें मरना ही होगा। अपने स्वामी के शत्रु का सिर लेकर उसे श्रद्धांजलि अर्पित करो। यदि तुम उस समय भी मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अध्याय 1629। सच कहूं तो अर्जुन बुराई से नफरत करने वाला इंसान नहीं था। वह दुनिया भर में तरह तरह के खलनायकों की तलाश में नहीं रहता था। जब भी उसे कोई खलनायक दिखता वह उसे लाल आंखों से मार डालता। वह पहले इस तरह का व्यक्ति नहीं था और न ही अब या भविष्य में इस तरह का व्यक्ति होगा। वह बस अपनी मर्जी से काम करता था। जैसा कि बड़े सांप ने कहा था, अर्जुन बहुत भावुक इंसान था। कुछ चीजें अगर उसका सामना न हो तो वह हस्तक्षेप करने की पहल नहीं करता। हालांकि एक बार जब उसका सामना हो जाता तो उसे कोई ऐसा मिल जाता जिसने उसके दिल को नाराज कर दिया होता और वह उसे जरूर मार डालता। यदि आप उनसे नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि मिलते हैं तो आपको उनका ध्यान रखना होगा। यह अर्जुन की सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। अर्जुन ने कभी नहीं कहा कि वह एक अच्छा इंसान है। यह कोई बकवास या दिखावा नहीं था, बल्कि वह सचमुच ऐसा सोचता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि उसने लोगों को मारा है, भले ही उसने बुरे लोगों को मारा हो, लेकिन ये सब स्वार्थ के लिए था। उसे उन लोगों को मारना पड़ा क्योंकि वह उन्हें देख नहीं सकता था। वह अपने दिल की इस दीवार को सिर्फ इसलिए नहीं लांघ सकता था क्योंकि उसने उन लोगों को नहीं मारा था। ये स्वार्थ था जो केवल उसके हृदय में तथाकथित न्याय की भावना को संतुष्ट कर रहा था। इसलिए उसे लगा कि वह एक अच्छा इंसान नहीं है, न ही वह एक सच्चा धर्मी व्यक्ति है। सच्चा धर्मी व्यक्ति स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि धार्मिकता के लिए होता है। हालांकि अर्जुन केवल स्वार्थी था और संयोग से उसका स्वार्थ दूसरों की धार्मिकता और दिशा के समान था। यिन यांग चेहरे का नाम नीला आकाश था। इस नाम का कोई खास मतलब नहीं था, बस इसलिए कि जिस दिन बूढ़े ने यिन यांग फेस को बचाया था उस दिन मौसम साफ हो गया था। आसमान बहुत नीला था। ये वैसा ही था जैसा उसे तब महसूस हुआ था जब उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे उसके पिता से बचाया था। ब्लू स्काई जिस दुनिया में था वह तीसरे स्तर का विमान था। वहाँ सबसे शक्तिशाली व्यक्ति स्वर्गीय क्लेश के पहले स्तर पर ही था। स्वर्गीय क्लेश के प्रथम स्तर का सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ बूढ़े आदमी का शत्रु था। तुम उसे हरा नहीं सकते, तुम्हारे राज्य बहुत दूर हैं, यिन यांग ने कहा। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, यदि आप उसे नहीं हरा सकते तो आपको उससे लड़ना होगा। यदि आप उसे अभी नहीं हरा सकते तो भविष्य में उससे लड़ने का कोई तरीका सोचिए। यदि आप उसे भविष्य में नहीं हरा सकते तो उसके हाथों मरने का कोई तरीका सोचिए। क्या मार्शल आर्टिस्ट ऐसा नहीं करते? लैन तियान ने शांति से अर्जुन को देखा और कहा, आपका दाव दिल बहुत कठोर है। क्या आप जानते हैं कि आपका गृहनगर कहाँ है? अर्जुन ने पूछा। ब्लू स्काई ने कहा, मुझे अभी भी याद है कि जब हम अपनी दुनिया से पवित्र क्षेत्र में गए थे तो हमारे गुरु और मैं लगभग 1 साल तक शून्य में भटकते रहे और अंततः हमें वहां से गुजरने वाले मार्शल कलाकारों ने बचा लिया। यह अच्छा है, मेरे पीछे आओ। अर्जुन ने ब्लू स्काई की बांह पकड़ी और उसका सिर मून सिटी के बाहर वाले स्थान पर दे मारा।
शून्य में अर्जुन ने उसे प्रकाश की गति से आगे खींच लिया। सफेद फूल क्षेत्र, ये साधारण नाम श्वेत पुष्प क्षेत्र के लोगों द्वारा नहीं दिया गया था, बल्कि अन्य विमानों के योद्धाओं द्वारा दिया गया था जो पहले यहाँ आ चुके थे। ठीक उसी तरह जैसे अर्जुन के अपने गृहनगर 5 महाद्वीपों के क्षेत्र का नाम किसी और ने रखा था, ये स्थान अर्जुन की कल्पना से कहीं अधिक सुंदर था। नाशपाती का फूल यहाँ का सबसे आम फूल था। चारों ओर देखने पर ऐसा लगता था जैसे वह चांदी में लिपटा हुआ हो, मानो बर्फीले मैदानों में ही पैदा हुआ हो। मास्टर ब्लू हेवन का दुश्मन व्हाइट फ्लावर कबीले नामक एक परिवार था जिसका उपनाम बाई हुआ था। वे श्वेत पुष्प क्षेत्र के अधिपति थे। अपने गृहनगर लौटकर लैन तियान उतना उत्साहित नहीं था जितना अर्जुन ने सोचा था। इसके बजाय वह इस दुनिया के प्रति बिल्कुल उदासीन था। श्वेत पुष्प जगत के लिए ब्लू स्काई का इससे केवल एक ही लेना देना था, वह था उसका स्वामी। अब जब उसका स्वामी चला गया था तो ब्लू स्काई के लिए इस दुनिया का कोई अर्थ नहीं रह गया था। व्हाइट फ्लावर कबीला एक छोटे से शहर में स्थित था। ये पूरा शहर एक पारिवारिक व्यवसाय था। आज व्हाइट फ्लावर कबीले के मुखिया और व्हाइट फ्लावर टाइगे के सबसे बड़े पोते की शादी थी। व्हाइट फ्लावर शहर में बहुत चहल पहल थी और मेहमानों और दोस्तों का तांता लगा हुआ था जो उसे बधाई देने आए थे। इस छोटे से तीसरे तल की दुनिया को देखकर अर्जुन को लगा कि यह बहुत नाजुक है। आप किस तरह का बदला लेना चाहते हैं? अर्जुन ने लापरवाही से सड़क पर कुछ उपहार खरीदे और वे दोनों उन्हें व्हाइट फ्लावर कबीले में ले गए। क्या हमें उसे उसके सबसे बड़े पोते की शादी के भोज में चुपचाप मार देना चाहिए या मामला खत्म होने के बाद? राहगीरों ने लैन तियान को हैरानी भरी नजरों से देखा। उसका यिन यांग चेहरा वाकई बहुत आकर्षक था। लैन तियान ने कहा, चूंकि वह आ गया है, मैं चाहती हूँ कि वह सबके सामने मर जाए। मैं चाहती हूँ कि इस दुनिया में हर कोई जान ले कि लौह चेहरे वाला कसाई बदला लेगा। अर्जुन ने लैन तियान के कंधे पर जोर से थपथपाया और कहा, बिल्कुल वही जो मैं चाहता हूँ। ऐसी महान हस्ती के सबसे बड़े पोते के विवाह भोज में कम से कम 7 दिन और 7 रातें लगेंगी। मुझे तैयारी के लिए 3 दिन दीजिए। ये पहले से ही श्वेत पुष्प वंश का क्षेत्र था। अर्जुन ने नीले पानी की एक बूंद जमीन पर फेंकी जिससे उसका अवतार नीले पानी में प्रवेश कर गया। उसने ताई दिव्य कला का प्रयोग किया और कृपाण के प्रकाश को संघनित करना शुरू कर दिया। वर्तमान में अर्जुन मार्शल सेंट स्टेज के प्रथम स्तर पर था, इसलिए 3 दिन और रात भटकने के बाद उसकी कृपाण रोशनी स्वर्गीय क्लेश चरण के प्रथम स्तर की ताकत तक पहुंच सकती थी। शादी का भोज बहुत ही जीवंत और उत्साहपूर्ण था। अर्जुन और लैन तियान उस दिन शादी के भोज में शामिल हुए और एक साथ इस भव्य उत्सव में भाग लेने गए। उन्होंने व्हाइट फ्लावर कबीले के असीम दृश्यों और मेहमानों के चेहरों को देखा। हालांकि कोई नहीं जानता था कि इस दुनिया में एक छोटे से कोने में नफरत से भरा एक बूढ़ा आदमी था जिसने एक छोटे दयनीय मुस्कुराते हुए युवक को जन्म दिया। ब्लू स्काई की निगाहें अंततः बदल गईं और एक मजबूत भावनात्मक उतार चढ़ाव दिखाई दिया। उसके शत्रु जितने अच्छे जीवन जीते थे वह उनसे उतनी ही अधिक घृणा करता था। शत्रु जितना अधिक गौरवशाली होता उतना ही अधिक वह समझ पाता कि उसके स्वामी की चमकदार मुस्कान के नीचे छिपी घृणा कितनी प्रबल थी। मेरे स्वामी को अपना जीवन दुख में क्यों बिताना चाहिए? आपको इतना सम्मानजनक जीवन क्यों जीना चाहिए? ब्लू स्काई ने अपने हाथ में शराब का प्याला कुचल दिया और दांत पीस लिए। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। अर्जुन ने उसके कंधे पर थपथपाया और कहा, अभी 2 दिन बाकी हैं। रुको। इन 3 दिनों में ब्लू स्काई के लिए हर मिनट यातनापूर्ण था। हर दिन व्हाइट फ्लावर आयरन जी का सबसे बड़ा पोता अपनी पत्नी को मेहमानों के लिए टोस्ट लाने के लिए लाता था। वे 3 बार अर्जुन और ब्लू स्काई के पास से गुजरे और ब्लू स्काई ने तीनों बार अपना गुस्सा रोका। उसके मन में अपने मालिक के दुश्मनों के बारे में इतनी स्पष्ट धारणा नहीं थी। उसने सोचा था कि मालिक के मरने के बाद वह वहां से निकल सकेगा, लेकिन इस दुनिया में नफरत को खत्म करना सबसे मुश्किल काम है। वह बदला नहीं लेना चाहता था, इसलिए नहीं कि अब वह उससे नफरत नहीं करता था, बल्कि इसलिए कि उसने अपनी आंखों से उसका चेहरा नहीं देखा था। अगर मैं उनकी शादी के भोज पर हंगामा करूं और बाई हुआती जी को मार डालूं तो क्या ये मास्टर की तथाकथित धार्मिकता के खिलाफ नहीं होगा?
लैंतियान ने अचानक पूछा। वास्तव में नहीं, अर्जुन ने कहा। आखिरकार 3 दिन और 3 रातें बीत गईं। अर्जुन को एहसास हुआ कि नीले पानी में तलवार की रोशनी आखिरकार स्वर्गीय क्लेश स्तर 1 की शक्ति तक पहुंच गई थी। इस समय बाईहुआती गे ऊंचे मंच पर खड़े अपनी दाढ़ी सहला रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। उनके बगल में उनके सबसे बड़े पोते और उनकी पत्नी खड़ी थीं। दोनों तरफ व्हाइट फ्लावर कबीले के बुजुर्ग युवा पीढ़ी के लोग थे। व्हाइट फ्लावर आयरन जी ने अपना शराब का प्याला ऊंचा उठाया और कहा, आपकी मदद के लिए धन्यवाद मेरे व्हाइट फ्लावर कबीले। अर्जुन ने लैंतियान के कंधे पर थपथपाया और कहा, समय आ गया है, चलो इसे करते हैं। ब्लू स्काई को व्हाइट फ्लावर कबीले से बहुत नफरत थी, लेकिन इस समय वह नहीं जानता था कि कैसे शुरुआत करे। वह बहुत शर्मिंदा था। ऐसा नहीं था कि उसने कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि व्हाइट फ्लावर कबीले को अपना खून का कर्ज चुकाने और उन्हें सबसे ज्यादा शर्मिंदा करने के लिए क्या करे। अर्जुन ने ब्लू स्काई के अनुभव की कमी भांप ली और मुस्कुरा दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करूं, उसने कहा। मैं तुम्हें एक खतरनाक चाल सुनाऊंगा, क्या तुम उसे सुनना चाहोगे? नीला आकाश बोला, बोलो। अध्याय 1630। क्या तुम जानते हो कि बदला कैसे लिया जाता है? अर्जुन ने कहा। ब्लू स्काई ने अपना सिर हिलाया। अर्जुन ने कहा, उदाहरण के लिए जब आप सड़क पर चल रहे थे और किसी अजनबी ने आपको बिना किसी कारण के थप्पड़ मार दिया, तो आप बदला कैसे ले सकते हैं? नीला आकाश बोला, लड़ो। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं नहीं नहीं, इसे बदला नहीं कहा जाता, इसे केवल पुनर्भुगतान कहा जाता है। घृणा तभी उत्पन्न हो सकती है जब आप इसका प्रयोग अकारण करते हैं। यदि आप उसे थप्पड़ मारेंगे तो उसके दिल में घृणा नहीं रहेगी, क्योंकि वह जानता है कि वह इसके लायक है। उदाहरण के लिए, जब आप मुसीबत में थे तब किसी ने आपको पैसे उधार दिए थे, आपको उसे चुकाना ही होगा, है ना? लेकिन जब आप पैसे चुका देते हैं तो ये सिर्फ भुगतान होता है, वापसी नहीं। आपको उसके मुसीबत में पड़ने का इंतजार करना होगा। उसे पैसे चुकाने के बाद आपको उसे पैसे चुकाने से पहले एक निश्चित रकम देनी होगी। आपका मतलब है? ब्लू स्काई ने कहा। अर्जुन ने कहा, उस समय व्हाइट फ्लावर आयरन जी ने आपके गुरु के पूरे संप्रदाय को नष्ट कर दिया था। अब जब आपने व्हाइट फ्लावर कबीले के पूरे संप्रदाय को नष्ट कर दिया है तो वे इसके लायक हैं। उस व्हाइट फ्लावर आयरन जी ओल्ड डॉग को नफरत महसूस नहीं होती, उसे केवल पछतावा होता है और वह आपको रोक नहीं सकता। यदि आप बदला लेना चाहते हैं तो आपको उसे इसका स्वाद चखाना होगा। बिना किसी कारण के किया गया हमला उसके दिल में नफरत भरकर उसे मरने पर मजबूर कर देगा। उसे यह अनुभव करने दो कि स्वर्ग से आने का क्या अर्थ है। बड़ा सांप जोर से हंसा। बोले अर्जुन, ये चाल अद्भुत है। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, ये सही है, मैं बहुत नुकसानदायक हूँ। मेरे दिल में कई नुकसानदायक तरकीबें हैं, लेकिन मैं उनका इस्तेमाल दूसरे लोगों से निपटने के लिए यूं ही नहीं करता। तुम क्या कहते हो? मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। ब्लू स्काई की आंखें चमक उठीं। अर्जुन ने कहा, मेरी तरफ देखो। अर्जुन लैंतियान के साथ वहां से चला गया और उसे एक काला चोगा दिया। दोनों ने उसे पहन लिया और अपने चेहरे ढक लिए। तभी अर्जुन का दाहिना हाथ फंस गया और व्हाइट फ्लावर कबीले के लगभग 1 दर्जन रक्षक उड़कर ऊपर आ गए और अर्जुन ने उन्हें ब्रोकेट बॉक्स में डाल दिया। चलो भोज में चलते हैं। अर्जुन ब्रोकेट बॉक्स, नीले आकाश और बड़े कीड़ों के साथ भोज में चला गया। सफेद वस्त्र पहने बूढ़ा कुत्ता अभी भी बोल रहा था और हॉल तालियों और जयकारों से गूंज रहा था। अर्जुन ने लैंतियान से फुसफुसाते हुए कहा, अभी अपनी ताकत प्रकट मत करो, इसे दबाओ। नीले आकाश ने उसकी आभा को न्यूनतम स्तर तक दबा दिया। अर्जुन ने भी ऐसा ही किया और चिल्लाकर कहा, मैंने सुना है कि स्थानीय कबीला एक बड़ा दिन मना रहा है, हम भी उन्हें बधाई देने आए हैं। अर्जुन की आवाज बहुत तेज थी, जिससे वहां मौजूद सभी लोग तुरंत शांत हो गए। सबने अर्जुन और बाकियों को तिरस्कार से देखा। अब बाईहुआताई के बोलने का समय था और उन्होंने सचमुच बीच में बोलने की हिम्मत की। बाईहुआती जी भी बहुत दुखी थे, लेकिन मेजबान होने के नाते उन्हें अधिक शालीन होने का नाटक करना पड़ा और उन्होंने अर्जुन की ओर मुट्ठी बांधकर कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन ने ब्रोकेट बॉक्स को मंच पर फेंक दिया और कहा, व्हाइट फ्लावर आयरन जी, यह आपके सबसे बड़े पोते के लिए बधाई उपहार है।
ब्रोकेड का बक्सा हवा में ही खुल गया और एक के बाद एक सिर नीचे गिरने लगे। एक क्षण में सुई चुपचाप गिर गई और उसकी आवाज सुनी जा सकी। व्हाइट फ्लावर आयरन गे की आंखें ठंडी हो गईं, जबकि उसका सबसे बड़ा पोता गुस्से से लाल हो गया। उसने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी शादी की दावत में आकर मुझमें नुक्स निकालने की। जैसे ही वह बोल रहा था, सबसे बड़ा पोता आगे बढ़ने ही वाला था। वह बहुत घमंडी था। वह जवान था और स्वर्गीय युआन क्षेत्र के दूसरे स्तर पर पहुंच चुका था। वह सोचता था कि वह पहले से ही बहुत प्रभावशाली है। दूसरी ओर बहुआ टाइगे ने अपने सबसे बड़े पोते को रोका और फुसफुसाया, खुशी के दिन बाहरी लोगों को चुटकुले देखने मत दो। सबसे बड़े पोते ने अपना गुस्सा निगल लिया और थोड़ा सा सिर हिलाया। बहुआ टाइगे ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आश्चर्य है कि हमने इन मेहमानों को कहाँ नाराज कर दिया। अगर मैंने तुम्हें नाराज किया तो मैं यहाँ गलती कर बैठूंगा। मुझे सम्मान दो व्हाइट फ्लावर आयरन गे और बैठकर शराब और मांस खाओ। अब से हम सब दोस्त रहेंगे। दृश्य तुरंत तालियों से गूंज उठा और किसी ने व्हाइट फ्लावर आयरन जी की अच्छी व्यवहार कुशलता की प्रशंसा करते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया। अर्जुन को महसूस हो रहा था कि बाई हुआती जी जब अर्जुन के ये शब्द कह रही थी तो वह उसकी ताकत पर जासूसी कर रही थी। अर्जुन ने तुरंत ही अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव को छिपाने के लिए भ्रमात्मक छिपाव तकनीक का उपयोग किया तथा स्वयं को एक साधारण स्वर्गीय युआन क्षेत्र मार्शल कलाकार के रूप में प्रच्छन्न कर लिया। ये देखकर बाई हुआती गे को तुरंत विश्वास हो गया। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, इसमें अपमान करने की कोई बात नहीं है। हम आज यहाँ उपहार देने आए हैं। क्या ऐसा है? बाई हुआती गे ने ऊंचे मंच पर अपने कबीले के सेनापति के मुखिया की ओर देखा और कहा, चूंकि हमने अर्पण कर दिया है, कृपया बैठ जाए। अर्जुन ने लैन तियान का हाथ खींचा और कहा, बैठ जाओ। वे दोनों बैठ गए। कोई शराब और व्यंजनों से भरी एक नई मेज लाया था, लेकिन यह मेज सिर्फ अर्जुन और बाकियों के लिए थी। अन्य लोग स्पष्ट रूप से बता सकते थे कि ये काले वस्त्रधारी लोग दयालु नहीं थे और कोई भी अर्जुन और अन्य लोगों के साथ मेज साझा करने नहीं आया। अर्जुन ने खाने का एक कौर उठाया और उसे मुंह में डाल लिया। 2 बार चबाने के बाद उसने उसे थूक दिया और मेज पर लात मार दी। उसने डांटा, धिक्कार है, मैं तुम्हें उपहार देने के इरादे से यहाँ आया था, तो तुमने मुझे ये सुअ का खाना क्यों दिया? क्या व्हाइट फ्लावर कबीला सचमुच मेहमानों का मनोरंजन कर रहा है? तुम्हारा काम लगभग पूरा हो चुका है। सबसे बड़े पोते ने अर्जुन की ओर इशारा किया और गुस्से से दहाड़ा। विभिन्न कुलों के कई विशेषज्ञों ने एक के बाद एक अपने हथियार निकाले। अर्जुन ने बाई हुआती गे की आंखों पर व्यंग्य किया। बाई हुआती गे ने आंखें सिकोड़ते हुए अपना दाहिना हाथ नीचे दबाया। उनके लिए मेज बदल दो, उसने कहा। नौकर आया और मेज उठा ले गया। उसने जमीन पर पड़ा सारा खाना साफ किया, एक नई मेज मंगवाए और बेहतर क्वालिटी की शराब और व्यंजन परोसे। अर्जुन ने चॉपस्टिक्स का एक मुंह उठाया और अपनी नाक के सामने सूंघा। फिर उसने एक और लात मारकर मेज को उलट दिया। क्या बकवास है, इसका स्वाद अच्छा नहीं है। तुम सबसे बड़े पोते का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया था। जहां तक आसपास के मेहमानों का सवाल है, वे स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि भीड़ अर्जुन और अन्य लोगों से बचते हुए एक तरफ हट गई थी। बाई हुआती गे का चेहरा उदास हो गया जब उन्होंने कहा, टेबल फिर से बदलो। एक अन्य नौकर अपना सामान पैक करने और नए बर्तन पहनने आया। इस बार अर्जुन ने बर्तन उठाने की जहमत भी नहीं उठाई। उसने सीधे मेज को लात मारकर पलट दिया और बाई हुआती गे की नाक की ओर इशारा करते हुए गुस्से से डांटा, जाहिर है इतने अच्छे बर्तन हैं, पर इसने शुरुआत में ही उन्हें बाहर नहीं निकाला। क्या ऐसा हो सकता है कि आप हमें नीची नजर से देखते हों? दादाजी, मुझे उन्हें मार डालने दो। सबसे बड़ा सूर्य इतना क्रोधित हुआ कि उसका पूरा शरीर कांप उठा। बाई हुआती गे ने अर्जुन की ओर मुट्ठियां भींचते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग मुझे माफ कर देंगे कि मैंने आपका ठीक से अभिवादन नहीं किया। अब आप लोगों के लिए मुसीबत खड़ी करने का समय आ गया है। क्या हमें थोड़ी देर के लिए चुप रहना चाहिए? चलो उन्हें एक और टेबल दे दो। अर्जुन व्हाइट फ्लावर आयरन गे के शरीर में दीपक क्यूई के उतार चढ़ाव को साफ महसूस कर सकता था। वह जानता था कि उसने उस बूढ़े कुत्ते की कमर को छू लिया है।
मैं देखूंगा कि आप इसे कब तक जारी रख सकते हैं। जब चौथी मेज पेश की गई तो अर्जुन ने उस मेज को लात मारी जो अभी तक खड़ी नहीं हुई थी और सीधे उसे गिरा दिया, चिल्लाते हुए कहा, नहीं, इसे माफी माना जाएगा। बाईहुआती गे ने भी व्यंग्य किया। उसने हाथ हिलाकर कहा, आओ, इन मेहमानों ने ज्यादा पी ली होगी, इन्हें बाहर भेजो। स्वर्ग मूल क्षेत्र के 1 दर्जन मार्शल कलाकार वहां आए। उनमें से एक ने अर्जुन के कंधे की ओर धक्का दिया और कहा, चलो चलें। अर्जुन ने सिर हिलाया और फुसफुसाया, करो। जैसे ही हमला शब्द बोला गया, ब्लू स्काई की आकृति चमक उठी। इसके तुरंत बाद 1 दर्जन से ज्यादा स्वर्गीय युआन क्षेत्र के मार्शल कलाकार रेत की मूर्तियों में बदल गए। इस पूरा दृश्य ठंडी हवा में सांस लेने की आवाज से भरा हुआ था। सबसे बड़ा पोता इतना गुस्से में था कि गुस्से से उछल पड़ा। उसने अर्जुन की ओर इशारा करते हुए दहाड़ा, लोगों को धमकाने जैसी कोई चीज नहीं होती। अर्जुन 3 बार जोर से हंसा, धिक्कार है तुम्हारे पूर्वज पर, उसने तुम्हें इसी तरह धमकाया था। अगर तुम में क्षमता है तो कोई रास्ता सोचो। व्हाइट फ्लावर। आयरन गे ने लगातार 3 बार मेहमानों का अभिवादन किया और फिर मेहमानों से कहा, सबने देखा कि संकीर्ण सोच वाला मैं नहीं था। आज कोई मुझे उकसाने आया था, मेरा इंतजार करो। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, अर्जुन ने एक चाय का कप उठाया और उसे प्रकाश की गति से बाहर फेंक दिया। एक थप्पड़ के साथ चाय का कप बाईहुआती गे के माथे पर टूट गया।